आपका स्वागत है फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे कि अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वीकेंड से पहले कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए या नहीं, और एक्शन कैसा रहेगा आने वाले 1.5 घंटे में। तो अनिल जी, एक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताइए सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? जैसे आप देखना चाहें दीप, वैसे ही मार्केट ऊपर से देखेंगे तो नीचे और नीचे से देखेंगे तो ऊपर। कम से कम निफ्टी के बारे में आप ये कह सकते हैं दोनों तरह का ट्रेड बना है। कल की क्लोजिंग से अभी भी हम 55 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन नीचे से हम करीबन 40-50 पॉइंट ऊपर भी हैं। जी हाँ, 10,700 के लेवल को तोड़ा नहीं है, लेकिन 10,800 के ऊपर टिक भी नहीं पाया। 100 पॉइंट की टाइट रेंज में बाजार ने किया है अब तक कारोबार। ये है आपके लिए निफ्टी का हाल। लेकिन बैंक निफ्टी ये कमजोरी ज्यादा दिखा रहा है। 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। 22,500 के अहम सपोर्ट के बेहद करीब बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यहीं पर सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स में दिखेंगी आपको। बढ़ने में आगे तो गिरने में भी ये कहीं पीछे नहीं रहते, आगे ही लीडरशिप है इनकी। फार्मा शेयरों में आज 2-3 दिनों की सुस्ती के बाद लौटी है खरीदारी। इंडेक्स 1% मजबूत है। वहीं यूरोप के बाजार ठीक है, बुरे नहीं, आधा परसेंट मजबूत है। डाउ फ्यूचर सुस्ती में 0.5% ऊपर, 0.5% की नीचे की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा। आज ज्यादा नीचे की वक्त है, लेकिन इस वक्त 1/4% की कमजोरी आपको डाउ और नेस्डेक के फ्यूचर्स में दिखेगी। तो हल्की कमजोरी आपको अमेरिकी बाजारों से आती दिख रही है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और हल्की सी कमजोरी, ग्लोबल संकेत तो पिछले 2-3 दिनों से सर ऐसे ही रहे हैं। इसी पर मेरे को सवाल पूछना था सर कि ये जो बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस देखी थी, पहले 4 दिन इस हफ्ते के बैंक निफ्टी ने शानदार आउट परफॉर्मेंस दी। अभी भी देखें तो इस हफ्ते बैंक निफ्टी 4.5% ऊपर है और निफ्टी सिर्फ 2% ऊपर है। पर आज गिरने भी सबसे आगे बैंक निफ्टी ही दिख रहा है सर, क्योंकि क्या यही संकेत है कि प्रॉफिट बुकिंग भी पहले बैंक्स में ही आएगी, या बैंक्स का ट्रेड अभी भी ज्यादा रिस्की है निफ्टी के मुकाबले? क्या ऐसे ही रीड करना चाहिए इसे? नहीं दीप, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि परसेंटेज टर्म्स में आपको बैंक निफ्टी की कमजोरी ज्यादा दिखेगी, लेकिन दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। 20,500, 20,650 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन था, उससे थोड़ा सा नीचे है। बेसिकली 20,000 से 20,500 के रेंज में बहुत सपोर्ट है निफ्टी को, बहुत बहुत मतलब माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा। तो अब उन सपोर्ट लेवल के आसपास है। निफ्टी थोड़ा मजबूत ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं, और वो हमेशा होता भी है। और आप देख सकते हैं कि 10,700 के लेवल को निफ्टी ने आज सुबह से तोड़ा नहीं है, तो यहां पर आपके लिए कंफर्ट काफी ज्यादा है। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में जब आउट परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा मिली है पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में, तो थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा हो सकती है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्योरली एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड है। दूसरी बात, 23,000 के अहम लेवल और आंकड़े पर, जहां पर कहते हैं निफ्टी के लिए वो एक सही जगह थी, वहां वो पहुंचा कल परसों भी, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो मैं इसे फिर एक तरह से यही कहूंगा कि एक ग्लोबल मार्केट की सुस्ती और हमारी अच्छी तेजी के बाद का करेक्शन है। अभी तक इस करेक्शन में कुछ बिगड़ा नहीं है, एक्सेप्ट कि जो तेजी की पोजीशन है लोगों की हल्की हुई है। पुट कॉल रेशियो आपका हायर साइड पर था, हम सुबह ही बात कर रहे थे कि इसलिए बाजार का करेक्शन होना लाजमी है। जहां खुले वहां पर भी आज नहीं खरीदना है, क्योंकि थोड़ी तेजी की पोजीशन कम होना जरूरी है, और वो तेजी की पोजीशन दीप अब कम होती दिख रही है। तो अब आपके लिए कंफर्ट बनता नजर आएगा। अब ज्यादा चिंता की बात मुझे दिखती नहीं। तो ठीक है, थोड़ा सा और गिर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। हो सकता है हम तेजी की शुरुआत मंडे से करें, आज ना करें, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि इसे अच्छी तेजी के बाद एक करेक्शन के तौर पर देखिए। और इस करेक्शन में अगर आपको ट्रेड के मौके ढूंढने ही है, तो आइए सबसे पहले बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए, और उनके ठीक बाद 2:05 पर भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे अपनी बेहतरीन बीटी कॉल्स के साथ में। लेकिन शो की शुरुआत वागले साहब के साथ बिगुल BTS डबल टी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मार्केट गिरेगा इसके लिए नहीं, क्योंकि रिलायंस ने आज बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है। 1877 का करंट भाव है, अभी के अभी लेना चाहिए। मेरी रेंज 1877 1870 की है, उससे नीचे मुझे लगता नहीं है जाएगा। 5-7 रुपए की रेंज है। ऑन द डाउन साइड 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 1857 का, और मुझे लगता है 1930 1940 के लेवल्स आने चाहिए आज और मंडे तक के। अगर 2 दिन की बात करेंगे तो मुझे क्लियर कट 3-4%, 5% की मूव दिखती है, और ये बड़ा वाला ब्रेकआउट मार्केट को होल्ड करेगा मेरे हिसाब से। तो ये है आपके लिए रिलायंस, अभी के अभी खरीदारी करने वाला शेयर, जहां पर तेजी बनती है। और लो,
अगर वागले सामने बोले एक्चुअली अब देखना चाहिए 2.5% रिलायंस ऊपर है, इसीलिए निफ्टी में उतना खराब नहीं। तो दीप, आपके सवाल का जवाब यहाँ आ रहा है कि आप जो कह रहे हैं निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है, बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन बैंक निफ्टी में रिलायंस नहीं है। रिलायंस होता है शायद बैंक निफ्टी का हाल इतना बुरा नहीं होता। तो 2.5% अगर रिलायंस मजबूत है तो निफ्टी कमज़ोर होगा कैसे? आइए बसीन साहब जुड़े, उससे पहले जल्दी से एक बार है ना मानसी हमारे साथ हैं, समझ लें उनसे ट्रिगर्स जिन पर हमको रखनी है नज़र। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज नतीजे सेल के चौथी तिमाही के वायदा बाजार में आने वाले, बाजार बंद होने के बाद आएंगे और कैश स्पेस में IRCTC, कर्नाटक बैंक, GNFC, लक्ष्मी विलास बैंक जैसी कंपनियों के नंबर्स चौथी तिमाही के आते दिखेंगे। अप्रैल IIP के आंकड़े आज शाम तक आ जाएंगे। अंबुजा सीमेंट की AGM होने वाली है जिस पर नजर है। कैनरा बैंक की एक बोर्ड बैठक है जहां पर 2021 के लिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। कल यानी कि शनिवार के दिन कैश स्पेस की कुछ कंपनियां जिनके नंबर्स आने वाले हैं। डी मार्ट के पहली तिमाही के नतीजे आएंगे। इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज के चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। सोमवार के दिन PMO की वित्त मंत्रालय के साथ एक अहम बैठक होने जा रही है। खास तौर से रेवेन्यू की स्थिति पर यह बैठक होगी। वित्त मंत्रालय PMO को रेवेन्यू की स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन देंगे और वित्त मंत्रालय बैठक में रेवेन्यू बढ़ाने के तरीकों पर भी सुझाव दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। रोजारी बायोटेक का IPO सोमवार के दिन यानी कि 13 जुलाई को खुलेगा, 15 जुलाई तक के खुला रहेगा। LIC के IPO के लिए बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। सरकार ने LIC IPO के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए बोली मंगाई है। इसके अलावा विप्रो की एक अहम AGM 13 जुलाई को होने जा रही है और जून CPI के आंकड़े 13 जुलाई यानी कि सोमवार के दिन आते हुए हम देखेंगे। जी, तो ये हैं वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर आपको रखनी है उन तमाम स्टॉक्स न्यूज़ पर जो बाजार खुलने के बाद आए। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे और थोड़ी देर में आपके सामने आने वाली एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर स्वाति की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को लेकर और बैंकों को लेकर। लेकिन उसके पहले बसीन साहब हमारे साथ हैं तैयार और वक्त है उनसे उनकी बेहतरीन पिक्स लेने का। बिगुल के बात करते हैं। स्वागत बसीन साहब का। स्वागत है सर आपका। सावधानी के संकेत आपने पहले ही दे दिए थे, थोड़ा बाजार ऊपर नीचे रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, पोजीशन हल्की रखे, आपने कहा भी प्रॉफिट लेते रहे। बताएं सर आउटलुक और साथ ही अपडेट दोनों। तो आउटलुक तो अनिल जी यही है, जो प्रॉफिट बुकिंग आनी है आएगी एक आध दिन के लिए। लेकिन मैं जैसे आपको कहा सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई माने कल अगले हफ्ते में 11,000 निफ्टी पे एक बारी आएगा और उस कारण से क्वालिटी स्टॉक्स में बने रही है। अभी मिड कैप्स में थोड़ी वीकनेस रहेगी बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग वहां आएगी। बैंक्स में आज और कल में थोड़ी वीकनेस है बट दैट्स अ अपॉर्चुनिटी। रादर देन दैट फार्मा और FMCG बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, तो आपको क्वालिटी की तरफ अभी रहना है और थोड़ा सा हेज करना है। तो यू हैव टू सेल सम ऑफ द मिड कैप्स। अपडेट ये है सर, सुबह बायोकॉन और DLF दोनों में अभी कायम है सौदा। बायोकॉन 422 बिक गया, 440 का टारगेट है और DLF 160 का टारगेट है। वॉलेटिल रह सकता है। ट्यूसडे से मेरे को लगता है मार्केट में रिवाइवल आएगा। अगेन वी शुड सी लाइक आई सेड नेक्स्ट वीक होपफुली 11,000 ऑन द निफ्टी। अब आप कहें तो 2 बाय कॉल हैं सर, दोनों मैं दे सकता हूं अगर आप कहें तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएं सर। सर दोनों क्वालिटी स्टॉक्स है अपने नाम में। तो इस समय फार्मा में स्ट्रेंथ है और सन फार्मा मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। सन का भाव 495 से 96 है, यहाँ आप ले सकते हैं। 487.50 का स्टॉप लॉस, 515 का टारगेट। और दूसरा बाय है सर डाबर 474 टू 476 में आप ले सकते हैं। 465 का स्टॉप लॉस है, 495 का टारगेट। दोनों क्वालिटी नाम है सर, इस कारण से मैं कहूंगा इसमें बने रहिए। पार्टिसिपेशन भी रहेगी एंड नेक्स्ट वीक यू शुड मेक मनी। 100% बिल्कुल। तो दोनों ही बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक सन फार्मा और डाबर यहां पर खरीदारी करने की राय है। सन फार्मा में 487 रुपये 50 पैसे का लगाए स्टॉप लॉस, 487.50 का स्टॉप लॉस लगाना है 515 के टारगेट के लिए। 495-96 के आसपास करें खरीदारी, यही है वो लेवल। और साथ ही डाबर यहां पर करें खरीदारी 474-476 की रेंज में, 465 का स्टॉप लॉस और 495 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए खरीदारी की राय। शुक्रिया सर आपका। और 3 बजे आपसे मुलाकात करेंगे फिर से और तब आपसे पूछेंगे आपकी BTST पिक्स थोड़ी ही देर में। आइए एक्सक्लूसिव खबर आने की तैयारी। मुझसे पहले जल्दी से एक बार देवांशी से पूछ लें खबरों वाले शेयर। देवांशी बताइए।
गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आप नजर कीजिए। फिलहाल आज उनकी बोर्ड की बैठक थी और इसमें बोर्ड ने इक्विटी के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें से 830 करोड़ वो सरकार से जुटाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स के द्वारा, तो इस पर नजर रखनी है। साथ ही येस बैंक, इनके जो एफपीओ इश्यू के लिए फ्लोर प्राइस 12 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है और साथ ही इनके ऊपर एक जो कैप प्राइस है वो 13 रुपीज प्रति शेयर पर तय की गई है। साथ ही टाटा मोटर्स, इनकी जो ग्लोबल होलसेल की बिक्री है उसमें 64% तक की गिरावट देखने मिली है। इसके चलते आज फोकस में है। और साथ ही बड़े सौदों में भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक, इन दोनों पर आप नजर रखें। एक्सिस बैंक में 15 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। 441 रुपीज से लेकर 445 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये सौदे हुए और भारतीय एयरटेल में 25 लाख शेयर के सौदे होते हुए दिखे हैं। 572 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये सौदे हुए। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको एक्शन दिखेगा। ओके, तो ये हैं वो तमाम खबरों वाले शेयर जिन पर रखना है आपको फोकस। आज के सेशन में ये आए हैं 9:15 बजे बाजार खुलने के बाद। आगे बढ़े और हमारे एक्सपर्ट्स आपको BTST कॉल्स देना शुरू करें। अभी तक तो खाली वागले साहब का ही आया है, बाकी जो भी आएंगे मैं आपको बताऊंगा जल्दी से। लेकिन उससे पहले स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए एक एक्सक्लूसिव खबर। आइए स्वाति का करते हैं स्वागत। स्वाति बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो टेलीकॉम शेयर और बैंकों से जुड़ी हुई है, बताएं डिटेल्स। बिल्कुल, जैसा आपने कहा टेलीकॉम सेक्टर इस वक्त फोकस में है और मैं जो कंपनी के बारे में बता रही हूँ वोडाफोन आइडिया, उससे जुड़ी हुई जो नेगेटिव खबरें हैं उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कई सारे बैंक्स पर यहाँ पड़ते हुए होगा और उनके लिए एक बेहद नेगेटिव खबर है। खबर क्या है ये कि वोडाफोन आइडिया ने दूसरी बार पेमेंट देने में जो उनकी रेंटल्स थे, एनर्जी रेंटल्स जो उनको देने थे, करीब 4,500 करोड़ रुपीस का जो बकाया था वो दूसरी बार यहाँ डिफॉल्ट हुआ है, टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ है। अब शायद कंपनी अगस्त में कोशिश करेगी वो पेमेंट करने की, बट वो ये छोटी रकम भी नहीं जुटा पा रहे हैं पेमेंट करने के लिए और इसके चलते सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो AGR की रकम है विच इज फार बिगर, 54,000 करोड़ रुपीस तक उनको यहाँ पेमेंट करनी होगी AGR में, वो कहाँ से जुटाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ गया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। पहले भी ये दिक्कतें थी बट अब चूंकि वो पेमेंट डिफॉल्ट आने लगे हैं और 4,000-5,000 करोड़ रुपए भी कंपनी नहीं दे पा रही है जो उनकी मंथली उनको पेमेंट देने होते हैं उनके जो वेंडर्स को, वहां देरी होने के कारण अब जो है प्रोविजनिंग बढ़ने का यहाँ संकेत मिल रहा है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कि बैंकों की तरफ से इसकी अब प्रोविजनिंग करनी उनको जरूरी होगी और इसका असर सीधे सीधे बैंक्स पर पड़ेगा। कौन से हैं वो बैंक्स जिन पर असर पड़ेगा वो बहुत जरूरी है नोट करना। तो मैं बता दूं IDFC फर्स्ट बैंक, इनका एक्सपोजर जबरदस्त है, उनको इम्पैक्ट होगा। इंडसइंड बैंक, ये दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप जानते हैं SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन बैंक्स पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा और ये एक बड़ी तकलीफ वाली बात है वोडाफोन आइडिया के लिए। जो इतना बड़ा सम है वो कैसे जुटाएगी और अब ये छोटे पेमेंट्स भी करने में जो डिफॉल्ट आ रहे हैं ये अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। अनिल जी, ये तो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ऑलरेडी ये डिफॉल्ट की चिंताएं आ रही थी। इन्होंने पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में तो इतना तक बोला था कि हमारे पास अपने एम्प्लॉयज को भी पैसे देने के लिए नहीं है। कैसे देखना चाहिए सर, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है ना सिर्फ वोडाफोन आइडिया बट ऑफ कोर्स पूरे बैंकिंग सिस्टम और स्पेशली उन कुछ बैंक्स की हेल्थ पर। दीप, मामला थोड़ा सीरियस है और ये 3 लिहाज से सीरियस है। पहला ये कि आइडिया ने इंडस टावर को और जो टावर कंपनियां हैं जिनको इन्हें महीने के महीने भुगतान देना होता है रेंटल का, 2 तरह के भुगतान जाते हैं। एक तो जो आप उनके टावर इस्तेमाल कर रहे हैं उनका किराया देना होता है और दूसरा वहाँ पर जो भी आपको एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि या तो आप डीजल जनरेटर के जरिए टावर चला रहे हैं तो वो डीजल का जो पैसा होता है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो उसका जो पैसा होता है, इन दोनों का पेमेंट करना होता है। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आइडिया ऐसा पेमेंट नहीं कर पाया। जून महीने का लगभग 4,500 करोड़ रुपए का जो इनको भुगतान करना था वो भुगतान कर नहीं पाए। तो ये दूसरी बार हुआ। पहली बार हुआ ठीक है, दूसरी बार हुआ। अब दूसरी बार होने में एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत आएगी वो RBI के सामने। अभी तक RBI ने कह रखा है कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है ये हो जाए तब तक आप इसको है ना स्टैंडर्ड अकाउंट मान के चलें, फिर देखते हैं क्या कुछ करना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। लेकिन अगर इस तरह से आप ऑपरेशनल लेवल पर भी अगर भुगतान नहीं कर पाएंगे
तो फिर आप कब तक इसे स्टैंडर्ड अकाउंट मानकर चलेंगे? तब फिर आपको प्रोविजनिंग करनी ही पड़ेगी। तो बैंकों के लिए प्रोविजनिंग बढ़ सकती है। कुछ बैंकों ने जो लोन दिया उसकी ऑलरेडी उन्होंने प्रोविजनिंग की है कुछ कुछ हद तक, और बाकी बैंकों को फिर आरबीआई का अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन आता है तो इन्हें प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। तो ये बैंकों के लिए उनकी बैलेंस शीट खराब करने वाला मामला होगा। ये तो हुआ बैंकों के लिए खराब, जिसमें आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, बीओबी, पीएनबी जैसे और भी बहुत सारे लंबी लिस्ट है बैंकों की जिनका एक्सपोजर है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा बैंक है जिनका ज़्यादा एक्सपोजर है इनकी लोन बुक के हिसाब से। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आइडिया के लिए आती है वो ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है एजीआर वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बताओ आप पेमेंट कब कैसे करोगे, उसके ऊपर ठोस प्लान ला कर दो जिस पर हम भरोसा कर सकें। आइडिया लंबा समय चाहता है 15-20 साल का, ताकि आराम से पेमेंट कर सके। तो अब सुप्रीम कोर्ट अगली बार जब सुनवाई करेगा तो ये तो देखेगा ना कि जब आपको ऑपरेशन चलाने में मुश्किल हो रही है, ये पेमेंट ही आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एजीआर के लिए हम 10-15-20 साल का समय भी दे दें तो आप कैसे कर पाएंगे? नेचुरली आप देख रहे हैं धीमे धीमे काफ़ी कस्टमर्स हैं, हर महीने आइडिया में कस्टमर्स कम हो रहे हैं। मुझे याद ही नहीं आता पिछली बार किसी महीने में बढ़कर आए थे, लगातार कम ही हो रहे हैं। कुछ कुछ लोग तो अब कह भी रहे हैं कि कुछ कुछ इलाकों में जो आइडिया में है वहाँ पर टावर काम नहीं कर रहे, जाम हो रहे हैं, तो शायद उनके कनेक्टिविटी में भी इशू आ रही है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, ये आइडिया का केस है ना सुप्रीम कोर्ट में कमज़ोर कर देती है। तो ये 2-3 मुश्किलें हैं जो आइडिया के साथ साथ बैंक्स के लिए भी है। तो आज जो बैंक निफ्टी में आपको खराब रिएक्शन दिख रहा है, बैंक निफ्टी में जो नीचे आता हुआ दिख रहा है, वो इस वजह से भी है कि आइडिया वाला केस जो है अगर सुप्रीम कोर्ट में कमज़ोर होता है, अगर आइडिया पेमेंट देने में मुश्किल होता है, तो फिर ये दिक्कत होगी बैंकों के लिए भी। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से ये थोड़ा सा मामला मुश्किल भरा है। देखते हैं आगे अगली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती तो बैंक्स क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, आइडिया क्या कुछ कहता है करता है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा सा मुश्किल भरा वक्त आइडिया के लिए है, और ये खबर अच्छे समय पर नहीं है, स्पेशली बैंक्स के लिए अच्छे समय पर नहीं है। जब बैंक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी तेजी में, लोगों को लग रहा था कि चीज़ें सुधर रही है, लेकिन उस बीच में ये एक बात बिगड़ने वाली आई है। तो ये इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा खराब है, और बाकी सरकारी बैंकों में नेचुरली एसबीआई, बीओबी जैसे बैंक्स के लिए भी ये नेगेटिव मानकर आप चल सकते हैं। जी दीप, तो ये पूरा है विश्लेषण आपके लिए आइडिया की खबर का। बिल्कुल अनिल जी, देखना पड़ेगा क्योंकि इम्पैक्ट ना सिर्फ आइडिया को होता है बट बैंक्स पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए दिखता है, और इसलिए हम देख रहे हैं स्पेशली जो बैंक्स स्वाति जी और अनिल जी ने हाईलाइट करे उन पर भारी नेगेटिव रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। एक और बैंक का स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए वो है पीएनबी, वायदा कारोबार का टॉप लूजर है। तो सर बैंक्स में नेगेटिव इम्पैक्ट तो आ ही रहा है इस खबर का, और अब बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट नीचे है। बिल्कुल, और हमारे साथ आशु मदान साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। एक राय आशु सर से भी ली जाए। आशु सर, कैसे देखते हैं आप इस मामले को जिसमें आइडिया की तरफ से ये इंडस टावर को जो पेमेंट करना था 4,500 करोड़ का, वो नहीं हो पाया, उसके बाद ये सारी रिपोर्ट्स चल रही हैं? जी अनिल जी, अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते ना इस तरह की बात, 2-3 महीने पहले, तो हम बहुत खराब बोलते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ अनिल जी। 2 महीने से मतलब सबको पता है इकोनॉमी ठप हो गई है, धंधे खराब हैं, एनबीएफसीज खराब है, ऑफ टेक नहीं है, पैसे नहीं है देने के लिए, बैंक्स की अर्निंग क्वेश्चन मार्क है, डिफॉल्ट्स, मोरेटोरियम, कहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं, सारे भाव बढ़ रहे हैं ना अनिल जी। तो अगर उस चीज को रिलेट करो तो अनिल जी ये सुबह से न्यूज थी, जो मर्जी कर लो, अभी 9.5 का भाव है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब इस चीज पे ना ये वाला लॉजिक है कि बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इसके चलते ये सब खराब हो जाएगा, अनिल जी अभी चल नहीं रहा है राइट नाउ। सो एज इज वेरियस बेसिस पे मैं बोलूंगा कि एक तो ये न्यूज सुबह से थी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज अनिल जी, जब सारी दुनिया बंद हो रही थी तब जब सारे भाव ऊपर जा सकते हैं तो वोडाफोन आइडिया इस लॉजिक को डिफाई क्यों नहीं कर सकता? तो इस वक्त मेरा रिप्लाई अनिल जी बिल्कुल यही है और मैं इसी के साथ स्टिक करूंगा। नहीं, वो तो आज के लिए है, ठीक है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट तो रोज ऊपर नीचे होता है, खबरें रोज ऊपर नीचे आती है। इन जनरल आप इसको पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या बैंकों के लिए चिंता की बात है, क्या आइडिया के लिए चिंता की बात है, क्या सुप्रीम कोर्ट में एजीआर में इनका केस कमजोर होता है, वो वाली बात है? ये तो आज वाला तो मैं ना कुणाल जी, राकेश जी को पूछ लूंगा, जल्दी से चार्ट देख के बता देंगे। अनिल जी, उसके लिए मैं आपको एक लॉजिक और देता हूँ कि ये जो है ना जैसे कुछ चीजें होती है ना, टू बिग टू लूज है, क्योंकि इस टाइम पे ये जो इसका भाव बना हुआ है वो सिर्फ एक होप ट्रेड पे बना हुआ है कि कहीं ना कहीं से इनका बेल आउट होगा,
सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करेगी, सरकार करेगी। आप जिस पार्टिसिपेंट से बात कर ले, सिर्फ लॉजिक यही है कि कहीं ना कहीं से इसका बेल आउट होगा। इट इज टू बिग टू फेल। अगर ये फेल हो गया तो इसका बहुत फार रीचिंग इफेक्ट होगा, मल्टीपल टेलीकॉम पे, बैंक्स पे, मतलब फाइनेंशियल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। सो अनिल जी, उसी होप ट्रेड पे मुझे लगता है कि ये बरकरार रहना चाहिए। प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है अनिल जी, कोई नई नहीं है। जो आदमी गड्ढे में है और गड्ढा गहरा होता जा रहा है, उतना ही मुश्किल होता है उसके लिए निकलना। और कितनी कंपनीज को हमने देखा है अनिल जी, उनको डेट नहीं मारता, डेट की सर्विसिंग मारती है, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, उससे उभर पाना ही मुश्किल होता है। और वो ऐसी स्टेज में चला जाता है कि आप बेल आउट भी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे मतलब मैं विशफुल हूं कि बिफोर के बहुत ज्यादा खराब हो जाए, उससे पहले ही कुछ एक्शन लेके अगर बेल आउट या कोई इसका कोई तरीका निकाल लिया जाए तो अच्छा है। अनिल जी, आप ये देखिए कि कस्टमर भी इसलिए लूज हो रहे हैं क्योंकि सबको ये लगता है कि नहीं यार, ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर सब कंपनी, अनिल जी, हमने देखा कि कब येस बैंक का भी एग्जाम्पल देखा है, कहीं ये सिग्नल आ जाए कि सर्वाइवल इशू नहीं है तो सारी चीजें पटरी पर वापस आ सकती हैं। बट वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अनिल जी। जी, ठीक बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए राय। इस पे बंसल जी भी कुछ आइडिया पर ऐड करना चाहते हैं, उनका फेवरेट स्टॉक है। बंसल जी बोलिए। देखिए अनिल जी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये जो आज हुआ है इस पर बैंकिंग पे क्या होगा, बट अनिल जी डेफिनेटली एजीआर के केस में कुछ नहीं होने वाला। अनिल जी, इतिहास गवाह है। अगर आप इस चीज को रिलेट करें, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो महात्मा गांधी के ऊपर फाइन लगा था, तो उन्होंने बोला पैसे नहीं है, तो अल्टीमेटली अनिल जी फाइन को कम करा गया और शाम को अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ था कोर्ट के अंदर कि इनको यहाँ बिठा लिया जाए और शाम को छोड़ दिया जाए। तो अनिल जी डेफिनेटली एजीआर में उनको रिलीफ मिलेगी। और अगर अनिल जी एजीआर में बाई चांस रिलीफ नहीं मिलता है तो सरकार की धज्जियां उड़ेंगी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। मैं अनिल जी वोडाफोन के एजीआर इशू को बड़ा क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं। अभी तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर चांसेस है कि एजीआर में इनको रिलीफ मिलेगा, टाइम भी मिलेगा। और नहीं मिलता है तो अनिल जी इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट भी है, वहां पर उनको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। हाँ, ये जो आज जो हुआ अनिल जी बैंकिंग के लिए जरूर नेगेटिव है, इस चक्कर में बैंक गिर रहे हैं, बट वोडाफोन को कोई खतरा नहीं है। वोडाफोन का मुझे लगता है एजीआर में रिलीफ मिलेगा गोइंग एट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में। यही तो बाजार की और खूबसूरती है कि जो डिफॉल्ट कर रहा है वो ऊपर है, एकमात्र स्टॉक आइडिया 3% ऊपर है, जिनके पैसे नहीं आ रहे वो नीचे, बैंक सारे नीचे। वाह, क्या बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच देवांशी हमारे साथ है बताने के लिए खबरों वाले शेयर। देवांशी बताइए। उप्स, माफ कीजिएगा, खबरों वाले शेयर हम आपको बता चुके हैं, देवांशी बता चुकी है। आशीष हमारे साथ है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रीव्यू लेकर। आशीष बताइए। जी देखिए, बाजार बंद होने के बाद आज नतीजे, लेकिन इनका जो मुनाफा है वो घटकर करीब 133 करोड़। मार्जिन में भी गिरावट देखने को 9% से घटकर 9% इनके मार्जिन काम, यानी एबिटा में भी आपको लगभग 21% की गिरावट देखने को मिलेगी। मार्च की तिमाही में अगर आप देखें तो लगभग 15 दिनों का लॉकडाउन था, जिसके चलते जो इनकी आय है यहाँ पर भी टॉप लाइन में भी 4% की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन एक पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है अनिल जी, जिस पर गौर करना है कि अगर आप एबिटा पर टन देखें तो ये क्योंकि थोड़ी सी कीमतें बढ़ी थी और प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कम हुआ है, जिसके चलते एबिटा मार्जिन जो है, एबिटा प्रति टन जो है 5,355 रुपए प्रति टन के हिसाब से स्टेबल रह सकते हैं। यानी पिछले साल के मुकाबले देखें तो ज्यादा गिरावट नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है। आगे डिमांड को लेकर क्या रिकवरी है, इसके ऊपर जो कमेंट्री आएगी इस पर फोकस रखना होगा। नतीजे कमजोर है, एबिटा प्रति टन से सरप्राइज मिल सकता है। ओके, नतीजे कमजोर हैं पर एबिटा पर टन यहाँ पर नजर रखिए। और आज इंट्राडे में काफी इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है स्टॉक में। कमजोर शुरुआत के बाद अब थोड़ी देर पहले अच्छी रिकवरी आई है और अब पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक होल्ड भी कर रहा है। नजर रखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नतीजों पर चलते हैं और बिगुल बजाते हैं अब सुमित जी के लिए बीटीएसटीटी का। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताइए क्या है कॉल। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मेरे पास सेल साइड का स्टॉक आया है और कन्विक्शन सेल है इसके अंदर। स्टॉक 1630 1640 जुबलिएंट फूड 1630 1640 के आसपास जुबलिएंट फूड में सेल बनता है। जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि जुबलिएंट फूड में यहाँ से बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ऊपर में 1670 1680 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो कैंडल फॉर्म हुई है उसने पिछले 10 दिन के लो ब्रेक कर दिए हैं और 1620 के नीचे ये आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर 1600 का लेवल भी टूटेगा और नीचे में 1580 और
1550 तक का फॉल देखने को मिल सकता है। जुबिलेंट फूड में कोई भी पुल बैक, कोई भी बाउंस बैक आता है तो सेल साइड का व्यू लेके काम करे। जिन्होंने सेल किया है वो पोजीशंस होल्ड करे और यहां से सेल ऑफ बढ़ना चाहिए। 200 डीएमए 1600 के आसपास है, जैसे ही टूटेगा 1580 1550 तक के लेवल जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकता है। ओके, एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस फिर से बता देंगे जुबिलेंट फूड का सुमित जी। देखिए नीचे में टारगेट मेरे को ऐसा लगता है कि 1580 और 1550 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए जुबिलेंट फूड को यहाँ पे सेल करें। ऊपर में 1670 1680 का रेजिस्टेंस है तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आज अगर 1600 का लेवल टूट जाते हैं अगले 1 घंटे में तो नेक्स्ट वीक में हमको 1580 से 1550 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड पर बिकवाली की राय। आज सुबह सचित जी ने भी इस पर एक बीटीएसटी कॉल दिया था, बिकवाली की ही राय दी थी और 1677 पर तब कॉल दिया था। 1630 का उनका टारगेट आ गया है, पर जैसे कि अब सुमित जी बता रहे हैं कि आप यहां से और वीकनेस देख सकते हैं स्टॉक में, और बल्कि 1600 तोड़ के 1580 1550 ये दो टारगेट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अब बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, बिकवाली की राय है एमजीएल पर, जिसमें एक पैटर्न बना है और ये पैटर्न हमारे कुणाल जी को काफी पसंद है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसके अंदर से इसके अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है, नीचे की तरफ गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। ओवर टू कुणाल जी। देखिए पैटर्न के साथ साथ दीपांशु यहाँ पर एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रही है, ब्रेकडाउन आता हुआ एमजीएल में नजर आ रहा है और ये काफी कमजोरी दिखा सकता है। बड़ा सपोर्ट काफी नीचे है तो अभी यहाँ पर काफी बड़ा एक गहरा फॉल देखने को मिल सकता है। इन स्तरों पर शॉर्ट करके चलें। 995 रुपए पर 995 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 950 रुपए का, दूसरा टारगेट 925 रुपए का, तो 925 के इवेंचुअल टारगेट के लिए शॉर्ट करना है एमजीएल यानी कि महानगर गैस को। महानगर गैस, इस पर बिकवाली की राय है 950 925 ये दो टारगेट हैं आपके लिए। अब बिगुल बजाते हैं आशु जी के लिए और जान लेते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। बताएं आशु जी। दीपांशु, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप मुझसे स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं तो शायद अनिल जी का वो जो कनेक्शन है वो लॉस्ट है, लेकिन मैं फिर भी उनको एड्रेस करके बोलूंगा क्योंकि वो मार्केट भी मुझसे जरूर पूछते हैं, तो अगर वो सुन रहे हो तो। अनिल जी, जो परसों मेरा व्यू था कि 10,800 से ऊपर मैं एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल हूँ। मैं व्यू अभी भी कंटिन्यू वही रख रहा हूँ। कॉल्स आ रही है, मार्केट चल रही है, तेजी भी बन रही है, तेजी कर भी रहे हैं, लेकिन अनिल जी मेरा व्यू वही है। कल भी हमने शॉर्ट कवरिंग देखी, 10,800 के ऊपर एक बार को बिल्कुल आपको हल्के होके बैठ जाना चाहिए। अनिल जी मेरा मानना है जब तक 300-400 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी नहीं होगी आप हेल्दी नहीं रहेंगे। आप देखिए कोई भी ब्रेकआउट हो, स्टेट बैंक हो, सब कुछ मतलब अदर देन रिलायंस, बाकी सारे ब्रेकआउट आपको शायद फंसाएंगे या इतने पैसे नहीं देंगे या कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे उसके अंदर। तो अनिल जी ये एक ऐसा टाइम आता है जिसमें डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपनी वो क्या कहते हैं इंद्रियों पे कंट्रोल रखना पड़ता है कि मुझे टेम्प्ट नहीं होना। तो मुझे लगता है कि ये वो वाला टाइम है। बहुत ज्यादा मंदी में नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मुझे लेने वाले भाव लगते हैं वो लगता है 300-400 पॉइंट की निफ्टी की करेक्शन आनी चाहिए आज, कल, परसों, 5-7 दिन में, ये नहीं कह पा रहा हूँ। और उसके चलते अनिल जी अभी जो इस वीक की वीकली स्ट्रैटेजी है, 10,800 की एक पुट लेनी है और 10,600 की 2 पुट बेचनी है। सो दीपांशु 10,800 की एक पुट बाय करनी है, 10,600 की 2 पुट सेल करनी है। इसकी कॉस्ट है 25 रुपए और 10,400 तक सेफ है। तो अनिल जी वही स्ट्रैटेजी है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि 300-400 पॉइंट की करेक्शन 200-300 की मिलनी चाहिए। अब मिलती है नहीं मिलती, लेकिन मैं 25 रुपए लगा के जो ऑलरेडी 50 रुपए इन द मनी है, मैं इस स्प्रेड के साथ ये वीक में जाना चाहता हूँ। और अनिल जी एक तो ये स्प्रेड है, दूसरा अनिल जी एक और दीपांशु एक और अगर आप बिल्कुल बजा दें तो एक कॉल का भी स्प्रेड है स्टॉक का। हाँ, जी एक बार पहले आशु सर, ये 10,800 का एक पुट लेना है, 10,600 का 2 पुट बेचना है, क्या कॉस्ट आ रही है इसकी? 25 रुपए। 25 रुपए अनिल जी, 25 रुपए आ रही है।
इसको बना के अनिल जी जरूर बैठना चाहिए। जाने में कुछ भी नहीं है, अगर नहीं घटता ऊपर आ जाता है वापस या कुछ भी इस तरह का चलता है तो आपके 25 रुपए जाएंगे और अनिल जी 25 रुपए वैसे ही मिल जाते हैं। अगर 10,000 11,000 भी निफ्टी हो जाएगा तो भी 10,800 का भाव 25 रुपए रहेगा एक दिन पहले तक। तो कहने का मतलब यह है अनिल जी कि जो 300 पॉइंट की करेक्शन हम वेट कर रहे हैं, आए नहीं आए, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड है, मैं 10,800 के ऊपर समहाउ अनिल जी कंफर्ट नहीं है, फंसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हाथ खाली रहेंगे तो हम नीचे को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम पूछते रहेंगे कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है। इसके चलते अनिल जी 8 स्टॉक जो मेरा आजकल आई डोंट नो, मतलब लोग कहेंगे शायद मैं बायस्ड भी हूँ तो मैं एक्सेप्ट भी कर लूंगा, मैं हूँ, लेकिन मैं हर बार उसका ट्रेडिंग एक तरीका ऐसा ढूंढता हूँ कि किसी भी ट्रेडर को या निवेशक को लॉस नहीं होना चाहिए। और वो स्टॉक है अनिल जी भारती एयरटेल, और भारती एयरटेल का अनिल जी 560 का कॉल लेना है, 572-73 का रेट चल रहा है शायद फ्यूचर का, 560 का आपको एक कॉल लेना है, 600 के 2 कॉल बेचने हैं। अनिल जी ये स्ट्रैटेजी है जो 2.5 रुपए की कॉस्ट में बन रही है, सिर्फ कॉस्ट में बन रही है। 560 का एक कॉल भारती लेना है, 600 के 2 कॉल बेचने हैं, सिर्फ 2.5 रुपए में अनिल जी। 2.5 रुपए में आप 560 से लेके 640 तक आराम से स्प्रेड बना के बैठ जाइए। पूरे महीने में उतार चढ़ाव, कभी तेजी होगी, कभी मंदी होगी, कभी 590 जाएगा, फिर ओवरबॉट हो जाएगा, 15 रुपए करेक्ट करेगा, जो बार बार हो रहा है, 3 महीने से हो रहा है और इसी बैंड में घूम रहा है। तो अनिल जी हर बार ये स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल रहती है, पैसे कुछ ऑलमोस्ट लगते नहीं है। तो भारती का अनिल जी मैं बार बार तेजी में हूँ, लेकिन तेजी के बावजूद मैं बार बार कैविएट दे रहा हूँ कि हर महीने 20 रुपए बढ़ता है और 20 रुपए घटता भी है ये, तो उस रेंज के लिए ये स्प्रेड बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मार्जिन तो लगेगा, 2.5 रुपए तो ठीक है, लेकिन मार्जिन तो लगेगा। जेम फाइनेंशियल में बिना मार्जिन वाला कोई अकाउंट खुलता है? अनिल जी देखिए, मार्जिन मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा मार्जिन बहुत हेल्दी है, लॉस अनहेल्दी है। मार्जिन बिल्कुल देना चाहिए अनिल जी। आप मैं सबको कहता हूँ हेल्थ की बात मुझे पैसे दीजिए, वो आप हेल्दी की बात मत करो आशु जी। हेल्दी की अभी आप थोड़ी देर पहले बोल भी रहे थे कि करेक्शन बड़ा हेल्दी है। अब आपको करेक्शन हेल्दी लगता है, उस करेक्शन में कितने लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है, कितने लोगों की वेल्थ खराब हो जाती है, आपको क्या पता। बाजार की हेल्थ ठीक होती होगी, बाजार में काम करने वालों की हेल्थ खराब हो जाती है करेक्शन आते ही। अच्छा, इसमें बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी बंसल जी बोलिए। देखिए अनिल जी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलना चाह रहा हूँ और वो मेरे को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अनिल जी आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिनों पहले हम वार्तालाप कर रहे थे अनिल जी कि एक स्टॉक है जो जैन साहब हमारे रिकमेंड किया करते थे, संदीप जैन साहब, तब बीएससी पे लिस्टेड था, अब एनएससी पे लिस्टेड है और ये उस ग्रुप की कंपनी है जो निफ्टी का पार्ट है। अनिल जी, डू यू रिमेम्बर? वापस बोलो बंसल जी, वापस। आपने 2 बार इंपॉर्टेंट बोला तो मेरे ध्यान से नहीं, मेरा ध्यान पूरा वो इंपॉर्टेंट शब्द पे चला गया। मैं ये सोच रहा था बंसल जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार कि मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। बंसल जी जो भी बोलते हैं वो तो इंपॉर्टेंट ही होता है, मैं तो उसको इंपॉर्टेंट ही मान के चलता हूँ, तो मैं इंपॉर्टेंट में अटका रहेगी, आगे सुना नहीं सर मैंने। देखिए अनिल जी, अभी कुछ दिनों पहले मैंने ऑन एयर बोला था कि एक स्टॉक है जिस स्टॉक को संदीप जैन जी वंस अपॉन अ टाइम रिकमेंड किया करते थे, तब वो स्टॉक सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड था, अब वो स्टॉक एनएससी पे भी लिस्टेड है और वो जो स्टॉक है उस ग्रुप कंपनी का है जिसकी कंपनी निफ्टी का पार्ट है। हाँ बात हुई थी कुछ, हाँ बराबर है जी, है ना। तो अनिल जी वो जो स्टॉक है वो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की कगार पर है। तो अनिल जी मैं आपसे, मेरी विनती है, अब उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं मैं और कुणाल जी। तो अनिल जी जब भी हम हाथ हिलाएं, आशु जी बहुत समय लेते हैं, चाहे आपकी निफ्टी की कमेंट्री हो, अनिल जी उस स्टॉक को हम रिकमेंड करना चाहते हैं जब ब्रेकआउट हो, तो उस समय हम उस पर टेक्नो फंडा कॉल चाहते हैं विद अनिल जी कैविएट की फंडामेंटल अभी तैयार नहीं है। फंडामेंटल हम मंडे को 9:30 बजे के आसपास देंगे, बट मेरा अनिल जी एक ही मकसद है कि व्यूअर्स उसको टाइमली राइट करें। अगर ब्रेकआउट के बाद हम मंडे तक की वेट करेंगे तो बस अनिल जी जैसे हम आपको इशारा करें, ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन आए तो चाहे आशु जी बोल रहे हो चाहे आपकी कमेंट्री चल रही हो, हमें प्रायोरिटी पे ले लीजिएगा उस समय, और पूरा फंडामेंटल अपडेट पहली बात को देंगे। अनिल जी नहीं कुणाल जी सॉरी राकेश जी सुनिए मेरी बात सुनिए। पहली बात तो आप फंडामेंटल के तनाव से मुक्त हो जाइए। फंडामेंटल देने की आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप दे रहे तो एडिशनल है, आप तो टेक्निकल ब्रेकआउट आ जाए ना आपका वहीं पर दे दें। और अगर निफ्टी की कंपनी है, ठीक है, और अगर निफ्टी की कंपनी के बाद अगर वो स्टॉक जो ग्रुप है इतना बढ़िया है,
तो फिर कहाँ फंडामेंटल, उतना तो हम ही बता देंगे फंडामेंटल, चिंता मत करो। आप तो खाली बोलो स्टॉक कौन सा है, जहाँ ब्रेकआउट आए वहीं पर तुरंत प्रभाव से बोल दीजिएगा और हम वहीं पर तुरंत ही प्रभाव से ले लेंगे। तो आप जब भी गए बस एक तब तक एक बार जो हमारे साथ में एक और हाँ एक ही मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। विश्वेश जी काफी देर से चुपचाप शांत बैठे हैं, आधा घंटा हो गया है 35 मिनट, और विश्वेश जी के पास आया है एक बड़ा ब्रेकआउट वाला कोई ट्रेड। तो पहले मैं विश्वेश जी के लिए बिगुल बजा रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ आप लोगों के पास। जी विश्वेश जी बताएं सर। देखिए मेरा ऐसा व्यू है कि मार्केट में मुझे बहुत ज़्यादा मंदी नहीं लग रही है। ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एक्सेस पेसिमिज्म है। सबको लगता है कि बहुत ऊपर आ गए हैं, बहुत इश्यूज हैं, ग्लोबल मार्केट हैं, तो ऊपर के लेवल पे मोस्ट ऑफ द लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो लिक्विड कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो खरीद रहा है वो इन सबसे स्मार्ट है ये लेवल पे भी, और कहीं ना कहीं अगर मार्केट नीचे आया है तो थोड़ा सा हैवी हो सकता है, लेकिन मैं स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूँ कि हम 11,000 के ऊपर निकल जाएंगे। तो जो एक स्टॉक है इस सब में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है वो है रिलायंस। 1880 के आसपास खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, 1850 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जिस हिसाब से बिल्डअप है, जिस हिसाब से डेटा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 1900 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो मेरे हिसाब से वहाँ पे अनवाइंडिंग हो सकती है। तो 1900 और 1940 ये दो टारगेट के लिहाज से रिलायंस को खरीदना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ फ्लो है वोडाफोन वाला, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो शायद एग्जैक्टली ऑपोजिट प्ले आउट हो सकता है, बिकॉज सिस्टम्स में शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि बहुत लाइट रहना चाहिए, लेकिन लॉन्ग बायस नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, तो रिलायंस में करें खरीदारी 1883-84 के आसपास। अभी अभी रिलायंस वागले साहब ने भी खरीदारी करने की राय दी, स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। एक बार विश्वेश जी जरा आपका स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से दे दें मुझे। जी 1880 ओके, आ गया है 1850 का स्टॉप लॉस मिल गया विश्वेश जी, थैंक यू वेरी मच। 1900 और 1940 दो टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी, और यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1850 के आसपास का। ये है आपके लिए राय इस वक्त बड़ी आती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आइए अब आप जब भी तैयार हों मुझे बता दीजिएगा, बंसल जी, कुणाल जी, अगर अभी तैयार हैं तो अभी, और जब भी तैयार हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा आपकी पिक के लिए। अनिल जी बिल्कुल रेडी है। ओके, रेडी है, ओके। चलिए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल स्पेशल पिक का, और आइए उनके लेते हैं बढ़िया वाली पिक। बताएं सर। अनिल जी स्टॉक का नाम है महिंद्रा ईपीसी नाम है, और इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है 165 166 के ऊपर। विश्वेश जी की स्पेशल कॉल होगी तो थोड़ा सा लेट हुए हैं। तो ये अनिल जी काफी बढ़िया टेक्निकल ब्रेकआउट है, 200 पे इसको रिव्यू करेंगे, और टेक्निकल अपडेट तो अनिल जी सारा कुणाल जी देंगे, बट फंडामेंटल अपडेट अनिल जी तैयार करके मंडे को जरूर दूंगा, क्योंकि टेक्नो फंडा कॉल है तो फंडामेंटल के लिए वेट करना पड़ेगा। ओवर टू कुणाल जी फॉर टेक्निकल्स। अनिल जी देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, क्लियर ब्रेकआउट 165 रुपए के ऊपर आया है, और मैं और राकेश जी आज कल 2 दिन से 165 के लेवल्स को लगातार मॉनिटर कर रहे थे। 165 के ऊपर जैसे ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, ये स्टॉक अब सीधा 200-205 रुपए के लेवल्स की ओर बढ़ रहा है, तो इन स्तरों पर गिरावट में इसको बाय करें। 205 रुपए का टारगेट है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन ये कंपनी का नाम है। बिल्कुल। और अब बंसल जी अभी जो आप कह रहे हैं कि वो विश्वेश जी की वजह से लेट हो गया, ये इस बार विश्वेश जी की वजह से लेट नहीं हुआ। विश्वेश जी तो बिल्कुल टाइम से आए थे, इस बार आप ही की वजह से लेट हुआ। आपने ना वो हिंदी फिल्मों में मालूम है क्या होता है, वो हीरो जाता है ना विलेन के अड्डे पर, और फिर वो पूरा डायलॉग मारता है 3-4 मिनट का, तूने मेरे पिताजी के साथ ये किया, तूने मेरे घर वालों के साथ, तूने मेरे उसको उठा लिया, वो कर दिया। इतने में ना वो स्टॉक निकल गया आपका 160 वाला 170-75 हो गया। तो थोड़ा आप तुरंत ही उस समय स्टॉक दे देते ना, तो विश्वेश जी को नहीं बोलना पड़ता है। विश्वेश जी सही है कि गलत बताओ? सर मैं तो एक चीज मानता हूँ, सही बोल रहे हैं आप, अगर ब्रेकआउट पे 3-4 रुपए बचे हो ना तो वैसे ही बाय दे देना चाहिए, क्योंकि 3-4 रुपए तो हमारे व्यूअर चला देते हैं। तो 3-4 रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टॉक को ना बाय देना हो तो मेरे हिसाब से वो वेट नहीं करना चाहिए, बाय दे देना चाहिए सीधे सीधा।
जी आशीष जी बोलिए जी। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको मतलब हैट्स ऑफ टू यू। मैं यही बात बोलने वाला था। राकेश जी ने मतलब 5 मिनट की पहेली बुझाई है और 1 मिनट स्टॉक दिया है, और उस 5 मिनट में आपकी कमेंट्री, हमारी कमेंट्री जो बाजार में चल रही थी, जो विश्वेश को डिले कराया, उस पहेली में टाइम गुजार दिया और स्टॉक आधे मिनट के अंदर दे दिया अनिल जी। और ये बिल्कुल आपने सही पकड़ा अनिल जी। सैल्यूट आपको, सैल्यूट। जैसे आप वो देते हैं ना वो देश के जवानों को, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आपने सही पकड़ा बिल्कुल। कुणाल जी, आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, थोड़े अब फिल्मों के टिकट कम देना भाई बंसल जी। बंसल जी इतनी हिंदी फिल्में देख देख के बिल्कुल वो है ना फिल्मी हीरो की तरह करने लगे एकदम, कि लास्ट में जाएंगे, अरे भाई सामने भी लेना, तेरे हाथ में बंदूक है, गोली मारना, गोली मार, खत्म कर मैटर को, क्लाइमेक्स द एंड। लेकिन जब तक वो क्लाइमेक्स 15-20 मिनट का ना होना, तब तक पिक्चर देखने का मजा ही नहीं आता। तो चलिए बंसल जी, कुछ भी हो, आपने हमें बड़े हंसी खुशी के पल दिए, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। जी सर बोलिए। अनिल जी, ये कोई फ्राइडे ब्लूज तो नहीं है? क्योंकि लास्ट फ्राइडे भी राकेश जी के साथ कुछ ऐसी लंबी कमेंट्री की बात हुई थी। ये राकेश जी को कोई फ्राइडे ब्लूज तो नहीं है? अभी पता चलेगा 3:30 बजे। और 3:30 बजे आज का टॉपिक है मिड कैप के महाकुंभ पर हैं, और आज की क्लास में हम पाठशाला में बातचीत करेंगे मिड कैप महाकुंभ में क्या आपने डुबकी लगाई थी, या किनारे पर बैठ कर ही देखते रहे और डुबकी लगाई है, तो अभी आप अंदर हैं या बाहर आ चुके हैं, पानी के अंदर ही है या पानी के बाहर आ चुके हैं? ये है कुछ एक सवाल जो ये सारे के सारे मेहमान तो हमारे साथ हैं। 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक जयपुर वाले जैन साहब और दूसरे जुड़ेंगे विकास सेठी साहब। अब इससे ज़्यादा एक्चुअली हमारे पास कनेक्टिविटी है नहीं, कनेक्शन मैक्सिमम जितने हो सकते थे अलग अलग तरीक़ों से जुगाड़ करके वो एक साथ इतनी सारी कनेक्टिविटी, इस चक्कर में हमें ना दीप को भी ड्रॉप करना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि वो गेस्ट सब जुड़ना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि आधा घंटे में एक तो वैसे भी इतने गेस्ट हो जाते हैं और कनेक्शन का भी इशू है, सब लोग हम घर से काम कर रहे हैं। लेकिन ये आप मिस मत कीजिएगा, ये है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मस्ती की पाठशाला जो आपको देखनी है। तो ये बहुत बेहतरीन शो आज आपका मिस नहीं करना है। तो बंसल जी मजा आया आपकी कॉल में, लेकिन एक चीज़ है बंसल जी, कुछ भी बोलो, आप में क्वालिटी है ना सारे हीरो वाली है, फिल्म स्टार वाली, गुण सारे वो हैं। अच्छा एक मिनट, मैं आपके पास हूँ, उससे पहले आशु जी अपनी पिक देना चाहते थे। एक बार पहले आशु जी के लिए बिगुल BTS डबल टी का। जी आशु जी बताइए। अनिल जी, मैं विश्वेश की कॉल पे ऐड करना चाहता था एक डिस्क्लेमर के साथ। आज हमने सुबह अपने सारे क्लाइंट्स को कॉल दी थी 2000 की रिलायंस की कॉल लेने की 20 रुपए में, और स्टॉप लॉस था 5 रुपए तक का, मींस 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 5 रुपए के स्टॉप लॉस से, और टारगेट है 100 रुपए का। सो अनिल जी, हमने जो अपने क्लाइंट्स को राय दी थी वो जब रिलायंस 1850-55 के अराउंड था, लेकिन कॉल की राय दी थी 20 रुपए में 2000 की कॉल लेने का, जिसका प्रॉफिट अनिल जी 5-4 गुना टारगेट था कि वो ये कॉल इस महीने 100 रुपए की हो सकती है, और आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 15 रुपए के लॉस का लगाना है, वो भी 36-37 रुपए है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूं, और क्योंकि विश्वेश ने भी कंफर्मेशन दिया है, सो मुझे रिमाइंडर आया कि वो कॉल हमें जरूर शेयर करनी चाहिए। यह है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज नए हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। AGM है इसकी अगले हफ्ते, और उससे पहले आप भरपूर एक्शन देख रहे हैं और भरपूर तरीके से अलग अलग तरीकों से इस पर आप ट्रेड भी बना सकते हैं अगर आप उसका फायदा उठाना चाहें तो। पर चलिए टाइम हो गया है अनिल जी की स्ट्रैटेजी का, बिल्कुल बजाते हैं उनके लिए। अनिल जी, डाउ कल शाम को जितना वॉलेटाइल था उतना ही वॉलेटाइल डाउ फ्यूचर्स भी है। अभी थोड़ी देर पहले रिकवरी आई थी, 100 अंक नीचे थे डाउ फ्यूचर्स पर, अब 200 अंक नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स पर, तो वापस आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजार यहां पर कहना पड़ेगा थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, सुस्त शुरुआत के बाद थोड़ी गेंस आती हुई दिख रही हैं। यूके और फ्रांस के बाजार हल्के से पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहे हैं, वहीं जर्मनी भी अब थोड़ा पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, तो वहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ जरूर वापस आई है। तेल पर दबाव है, गोल्ड में वापस आप हल्की सी खरीदारी देख रहे हैं, और आज सारे के सारे एशिया के बाजारों में आपने गिरावट देखी है लगभग 1.5 से 2% की। तो वीक ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, स्पेशली डाउ फ्यूचर्स जो काफी वॉलेटाइल है। सर देखो दीप, ऐसा है कि अगर आज शुक्रवार नहीं होता
तब तो मैं आपको कह देता कि 22,200 22,350 परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए। 10,675 10,725 परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन अब शुक्रवार है और डाउ फ्यूचर्स ऊपर से 200 नीचे है, तो मैं ना खरीदारी करने के लिए इंतजार करूंगा सोमवार का। तो फिर क्या बिकवाली करें? बिकवाली करने के लिए थोड़े से लेट हैं हम, स्पेशली बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर थोड़ा ऊपर आए 22,500 625 की रेंज में, तो कंफर्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस फिर भी वहां आ जाता है। लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है तो शॉर्ट करना तो बनेगा नहीं। निफ्टी उतनी कमजोरी दिखा नहीं रहा और रिलायंस पे सब भी देखिए, विश्वेश जी, आशु जी और क्या नाम है इनका, वागले साहब, सारे लोग अगर निफ्टी पे इतना बुलिश हो रहे हैं तो फिर रिलायंस पे इतना बुलिश हो रहा है, निफ्टी जाएगा कैसे नीचे? तो ये तो इसलिए ना ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला ट्रेड है। और मेरा तो फंडा क्लियर, जब कंफ्यूजन में तो थोड़ा बाहर से देखिए। फिर भी अगर किसी को ट्रेड करना है तो ट्रेड एक ही बनेगा, बाय निफ्टी सेल बैंक निफ्टी, परफेक्ट हेज है। अब इस ट्रेड को आपको फ्यूचर्स में करना है, ऑप्शंस के जरिए करना है, जैसे करना है वो दो। मैं आपको व्यू दे रहा हूं, ट्रेड नहीं दे रहा। तो मेरा व्यू है कि सोमवार को फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए, अभी कुछ नहीं जी। ओके अभी कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लेना चाहिए, सोमवार को ही वहां पर फोकस करेंगे। पर आप फिर भी एक्शन भरपूर देख रहे हैं इस समय मार्केट्स में और दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको होते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स आपको ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है फिलहाल 520-530 अंकों के नीचे, बट 10,750 पर आराम से आपको होल्ड करते हुए दिख रहा है जहां तक निफ्टी का सवाल है। इस बीच एक स्टॉक जिसमें हमने थोड़ी देर पहले एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा, कुणाल जी आपकी 2 दिन पहले की स्टॉक पिक ऑफ द डे रिकमेंडेशन थी बॉम्बे बर्मा, एक बड़ा उछाल आया है और शायद सर आपका पहला टारगेट भी इस पर अब अचीव होता है, बल्कि दूसरा टारगेट भी अचीव होता है दिख रहा है, 1200 के पार चला गया है बॉम्बे बर्मा। यहां पर कोई फ्रेश कॉल देना चाहेंगे, मुनाफा बुक कर लें, स्टॉप लॉस ट्रेल करें, क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए बिल्कुल मुनाफा बुक नहीं करना चाहिए दीपांशु, मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे। बीबीटीसी में एक ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट 1200 रुपए के ऊपर होता दिख रहा है, तो 1200 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है, तो बिल्कुल बाय करके चलें। 1200 से थोड़ा नीचे 1190 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर मुझे लगता है कि 1300 तक की जगह है, तो 1300 के रिवाइज टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड करने की मेरी राय है। ओके 1300 के रिवाइज टारगेट के लिए होल्ड करिए, यह है आपके लिए बॉम्बे बर्मा पर सलाह। पर पावर स्टॉक्स यहां पर आप वीकनेस देख रहे हैं। टाटा पावर पर अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था, अदानी पावर भी डेज लो पर ट्रेड कर रहा है और इन दोनों पावर स्टॉक्स के लिए कुछ नेगेटिव खबरें आई हैं जिसकी वजह से आज आप इतना बड़ा रिएक्शन देख रहे हैं। क्या ये खबर और कितना बड़ा हो सकता है इम्पैक्ट? रिसर्च तैयार करी है संदीप ग्रोवर ने। संदीप बताइए क्या है खबरें पावर स्टॉक्स के लिए? गुड आफ्टरनून दीप, आप नेगेटिव खबर की बात करें, इनफैक्ट बहुत बड़ा झटका है जहाँ तक कि दोनों कंपनियों की बात है। इनफैक्ट 3 कंपनियां हैं, अदानी पावर, टाटा पावर और एसआर पावर। एसआर पावर लिस्टेड नहीं है, तो उस लिहाज से लिस्टेड स्पेस में 2 ही कंपनियां हैं, क्योंकि गुजरात सरकार ने, आपको याद होगा, नवंबर 2018 में एक कॉम्पनसेटरी टैरिफ, यानी कि जो टैरिफ है मुंद्रा पावर प्लांट से, उसे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। अब वो जो ऑर्डर है उसे रिवर्स कर दिया गया, वापस ले लिया गया है। कोयले की कीमतों की वजह से ये ऑर्डर पास ऑन किया गया था, जिस वजह से इनको राहत दी गई थी। और अब जिस तरह से कोयले की कीमतें नीचे आई हैं, ग्राहकों का जो हित है उसको ध्यान में रख के जो फैसला है वो कहीं ना कहीं लिया गया है। नए जो दिशा निर्देश आए हैं उसके अनुसार ही अब जो पीपीएस है उसके ऊपर सरकार विचार करेगी। अदानी पावर की अगर आप बात करें तो करीब करीब 2000 मेगावाट के आसपास की बिजली सप्लाई गुजरात सरकार को होती, गुजरात स्टेट को होती है। और टाटा पावर का आप देखें तो एक्सपोजर करीब 1800 मेगावाट के आसपास का है। अब कोयले की कीमतों में हुआ क्या है, 4 साल के निचले स्तर पर आ चुके हैं। रेफरेंस रेट अगर आप जून की बात करें करीब $53 प्रति टन के आसपास, 35% के आसपास की गिरावट हुई है। और ये ज़्यादातर कंपनी अगर आप देखें, जो ये इम्पोर्टेड कोयला होता है इंडोनेशिया से, उसी पर ऊपर ही ये जो मुंद्रा के पावर प्लांट है वो ऑपरेट कर रही हैं। और अब जिस तरह से कीमतें कम हुई हैं, जो फैसला है वो बढ़ती हुई कीमतों के दौरान लिया गया था 2 साल पहले। अब जिस तरह से कीमतें नीचे आई हैं, अब ये फैसला जो उसे वापस ले लिया गया है। आपको बता दें, इनफैक्ट कंपनी ने यही हवाला दिया था कि इंडोनेशिया में जो कानून बदले हैं उस पर इनका बस नहीं है, तो उस लिहाज से ये जो कीमतें बढ़ रही हैं उसे कहीं ना कहीं पास ऑन किया जाएगा, नहीं तो इनके जो पावर प्लांट्स है वो अनवायबल यानी कि घाटे में हो जाएंगे और इनको कहीं ना कहीं बंद करने की भी नौबत पड़ सकती है। महाराष्ट्र में भी 25 जून को पिछले महीने, आपको याद होगा, ये ऑर्डर पास किया गया है 2 साल बाद गुजरात के बाद। अब हो सकता है शायद इस गुजरात सरकार का जो फैसला है उसका जो असर है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का जो फैसला आया था 1 महीना पहले, उस पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा, 2000 मेगावाट की सप्लाई अदानी पावर की है, 1800 मेगावाट
मेगावाट की टाटा पावर की है, तो वो तो रिस्क पे है ही है। अगर ये महाराष्ट्र सरकार भी फैसला लेती है गुजरात सरकार के फैसले के तहत, तो वो कहीं ना कहीं और नेगेटिव हो सकता है, और ये एक नेक्स्ट स्टेप है जो कि इनके लिए बड़े रिस्क के तौर पे सामने आ रहा है। तो बड़ा झटका है गुजरात सरकार की ओर से, इस वजह से बड़ी कैपेसिटी जो है इनकी मुंद्रा में, वो कहीं ना कहीं फिर से अनवायबल होने की चिंता सताने लगी। ओके, तो ये है टाटा पावर और अदानी पावर के लिए नेगेटिव खबर। स्टॉक दोनों आज रिएक्शन देते हुए नजर भी आ रहे हैं। किरण जी, जरा अदानी पावर और टाटा पावर पर आप अपने चार्ट तैयार करके रखिए, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं क्या करना चाहिए इस खबर के दम पर। लेकिन तब तक पहले विश्वेश जी तैयार हैं, और विश्वेश जी के लिए एक बिगुल आपके लिए विश्वेश जी, और विश्वेश जी के लिए आ रही है ये छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की स्ट्रेटेजी। जी विश्वेश जी बताएं सर। मुझे लग रहा है अनिल जी के मार्केट ऐसे जंक्शन पे है जहां से शायद स्विंग्स बड़े हो सकते हैं, तो वॉलेटिलिटी के चलते हमको हेज करके कुछ करना चाहिए। तो इवन दो कन्विक्शन मेरा काफ़ी स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि मूव बढ़ा सकता है, फिर भी मैंने स्ट्रैटेजी की फॉर्म में दिया बिकॉज लिमिटेड लॉस होगा। स्ट्रैटेजी है इक्विटास के ऊपर। इक्विटास बहुत बड़ी बेजिंग पैटर्न में से ब्रेकआउट दे रहा है और आज के दिन में 60 के ऊपर सस्टेन हो गया है। इक्विटास में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 58,97,000 का 60 रुपीज के कॉल में है। मुझे लग रहा है वहाँ अनवाइंडिंग होगी, लेकिन क्योंकि वॉलेटिलिटी है मार्केट में और शायद नीचे आ सकता है, तो करना ही होगा 60 रुपीज का कॉल खरीदिए ₹4.40 के आसपास, और 70 रुपीज का कॉल बेच दीजिए ₹1.50 के आसपास। तो नेट जो आपकी कॉस्ट है वो करीबन ₹3 के आसपास पड़ेगी। मुझे लगता है कि इक्विटास में जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है, जिस हिसाब से बेसिक पैटर्न में से निकल रहा है, स्टॉक जब तक ये एक्सपायरी में 55 के नीचे नहीं जाता है तब तक चांसेस है कि 70-75 तक भी जाए। तो उस सूरत में आप ₹3 में स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कमाने के लिए ऊपर में ₹10 हो सकते हैं, तो इन इक्विटास का कॉल सेल करिए 1:1, ₹3 का खर्चा बैठेगा। जब तक 55 नहीं तोड़ता है तब तक स्ट्रैटेजी होल्ड करिए। अपसाइड में मुझे लगता है 70 के ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आपको इक्विटास में तेजी करनी है, और तेजी कैसे करनी है वो देख लीजिए। इक्विटास का ₹60 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है एक ₹4.40 में, और ₹70 वाला कॉल ऑप्शन बेचना है ₹1.50 में। नेट कॉस्ट आ जाएगी आपकी ₹3। तो ₹3 से ज्यादा नुकसान होगा नहीं, और एक्सपायरी तक ये अगर 65 से ₹70 की रेंज में बढ़ा तो मुनाफा होगा आपको भरपूर। ऐसी एक और ऑप्शन की स्ट्रेटेजी आ रही है नितिन जी की, लेकिन उससे पहले सुमित जी तैयार है BTST कॉल के लिए, तो सुमित जी के लिए बिगुल, और उसके बाद बात करेंगे नितिन जी से। जी सुमित जी। अनिल जी, एक तो अपडेट है, कल हमने टाइटन सेल दिया था, डेज लो के पास ट्रेड कर रहा है। 950 का हमारा टारगेट था, 57 का लो लगा है। तो जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, और टारगेट के पास आ चुका है टाइटन। और अब जो कॉल आया है BTST में वो भी सेल साइड का ही है, और स्टॉक का नाम है बाटा। 1272, 1272 का भी प्राइस है। बाटा में ब्रेकडाउन आ रहा है। पिछले 5 दिनों से बाटा रोज गिरावट दिखा रहा है। जो रिसेंट के लोज लगे थे वो भी ब्रेक हो रहे हैं 1273 के आसपास के, जो कि 2 जुलाई को लगे थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाटा यहाँ से एक अच्छा गिरावट दिखाएगा। बाटा के अंदर सेल साइड का व्यू लेके काम करें। ऊपर में 1295, 1300 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहाँ से बाटा में जो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं वो करीब 1230, 1220 ये लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। 1230 का पहला टारगेट, 1220 का दूसरा टारगेट, ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बाटा में यहाँ पे सेल पोजीशंस इनिशिएट करें 1295 से 1300 के टारगेट्स के लिए। आज की क्लोजिंग 1270 के नीचे आती है तो वो और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा सेल साइड के लिए। ठीक बात है। चलिए, तो ये है आपके लिए राय एकदम बाटा पर शॉर्ट करने की। 1270-72 के आसपास शॉर्ट कीजिए, 1295, 1300 को लगाइए स्टॉप लॉस, और ऊपर नीचे की तरफ 1220, 1230 तक जा सकता है, वहां पर आपको करनी है खरीदारी। वापस से शॉर्ट काटनी, खरीदारी मतलब शॉर्ट काटनी। आइए नितिन जी तैयार है, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताइए नितिन जी। अनिल जी, देखिए आज डेटा नेगेटिव है, बट उस हिसाब से सेलिंग आ नहीं रही है। मार्केट में थोड़ा बाउंस है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो बाउंस है ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस है। बैंक निफ्टी में काफी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगता है हम बैंक निफ्टी की एक बियर पुट स्प्रेड कैरी करने के लिए लेंगे यहाँ पे, और हम 22,400 की पुट ऑप्शन एट द मनी खरीदेंगे, जिसका 380 के आसपास का रेट है।
और प्रीमियम को हेज करने के लिए 21,900 की हम पुट ऑप्शन बेचेंगे 190 रुपये में, यानी 500 पॉइंट की हम स्प्रेड बना रहे हैं और इसमें मेरे 190 रुपये की कॉस्टिंग आ रही है, 195 की कॉस्टिंग है। और जो मेरी कॉस्टिंग है उसका स्टॉप लॉस हम 125 का रखेंगे, यानी 190 रुपये वाली जो चीज़ मेरी 125 की हो जाए तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अदरवाइज इसका टारगेट रहेगा करीब 350 रुपये का। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि करेक्शन बननी चाहिए और बैंक निफ्टी हो सकता है 22,000 की तरफ आ सकती है अगले वीक में, तो बैंक निफ्टी में हम बियर पुट स्प्रेड क्रिएट करेंगे। ओके, तो 22,400 का पुट ऑप्शन एट द मनी वाला अभी खरीद लें और 21,900 का एक बेच दें। एक के सामने एक ही करना है नितिन जी? जी बिल्कुल अनिल जी, एक के साथ एक करना है 190 रुपए की कॉस्ट देकर। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो आप पे बाकी दूसरे दिल्ली वालों की तरह ज्यादा असर आया नहीं, एक के सामने दो और कभी कभी मौका लगे तो 3 भी कर डाले, तो आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक के सामने एक ही बेचना है, 22,400 का पुट ऑप्शन खरीद कर 21,900 का पुट ऑप्शन बेचना है 190। हाँ नितिन जी, आशीष जी बोलिए सर, आप ही के लिए कह रहा था जी। अनिल जी आपकी नहीं, वो मुझे पता है अनिल जी, लेकिन पार्शियल करेक्शन है। मैं बैंक निफ्टी में कभी 1:2 नहीं देता हूँ अनिल जी, कभी भी नहीं। बैंक निफ्टी तो माय गॉड ऐसी चीज है नितिन जी से भी पूछ लीजिए, वो भी ट्रैक करते होंगे। मैं कभी बैंक निफ्टी में 1:2 नहीं देता सर, निफ्टी में जो अपने कंट्रोल में रहती है। बैंक निफ्टी बहुत डेंजरस है सर 1:2 देने में। वो एक डायलॉग सुना आपने? राजकुमार पहले एक जमाने में बड़े जाने माने हीरो हुआ करते थे, जो पाकीजा फिल्म वाले, सौदागर वाले, है ना, वो उनका डायलॉग था, जानी ये चाकू एक बच्चों के खेलने की चीज नहीं, लग जाए तो खून निकल आता है। सुना है ना आशीष जी? मुझे बिल्कुल ये बैंक निफ्टी भी वैसे ही है सर। बैंक निफ्टी हर एक ही तो चीज है जो हम कर पाते हैं, आप नहीं कर पाते हो। बाकी तो कोई चीज आपने छोड़ी नहीं ऐसी आशीष जी जो हमारे लिए छोड़ी हो, तो इसलिए कम से कम एक बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी वाकई में है ही वैसी चीज जो मतलब बिल्कुल चाकू वाली चीज ही है, जिसमें विश्वेश जी खेल सकते हैं, बाकी आशीष जी के खेलने के लिए स्प्रेड। देखो वही है ना, देखो अलग अलग तरह के लोग हैं। एक बहुत मतलब खुलकर खेलते हैं, सिर्फ फ्यूचर्स जो होगा देखा जाएगा। एक फिर ना नितिन जी की तरह हमारे एक के सामने एक बेच दो, दूसरे और ज्यादा डरने वाले आशीष जी की तरह एक के सामने 2 बेच दो। तो मतलब सब अलग अलग तरह के लोग हैं। तो आशीष जी आप एक के सामने 2 बेचते रहे, पैसे बचाते रहे, बिना कॉस्ट में ट्रेड बनाते रहे, आपके चाहने वाले भी बहुत है जी। जी आशु जी। सर एक पे एक बेचना इज दी सेफेस्ट, एक पे एक बेचना इज दी सेफेस्ट, एक पे 2 बेचना तो रिस्की होता है। तो आई थिंक वो रिवर्स है। नितिन बहुत ही स्टेबल और बहुत ही कॉशियस स्टैंड है 1:1, क्योंकि उससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता सर। 1:2 में तो अनलिमिटेड लॉस खुला रहता है, तो वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट और थोड़ा डेंजरस है सर। बात सही, बिल्कुल यस आई स्टैंड करेक्टेड, बिल्कुल बात सही है। एक पे 2 बेचना अनलिमिटेड रिस्क की तरफ देता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नितिन जी पर बाकी दिल्ली वालों की तरफ ज्यादा असर पड़ा नहीं। जी विश्वेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी विश्वेश जी। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अनिल जी मार्केट में रिस्क ना हो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 1:1 में भी जो आप प्रीमियम देते हो वो रिस्क होता ही है, लेकिन अगर आप एक चीज समझिए कि 1:2 जो है वो सबसे सेफेस्ट स्ट्रेटेजी है। मैं तो ऐसे कहूंगा, आप उसको भले नेकेड समझते हैं, आप अगर 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्प्रेड बनाओ, 1:2 का अगर आप स्प्रेड बनाते हो तो आप 1500-2000 पॉइंट तक हेज लेते हो ना। अगर स्टैटिस्टिकली देखो कितने दिन मार्केट गैप डाउन होता है, तो मैंने टेस्ट किया था 2005 से अब तक में अगर एवरेज गैप डाउन लिया जाए बैंक निफ्टी पे, तो एवरेज गैप डाउन इज नेवर मोर देन द 0.2%। ठीक है, तो अब इसमें बड़े भी छोटे भी सारे आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 1:2 इज अ वेरी 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 फैंटास्टिक स्ट्रेटेजी, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सा व्यू ऑन अंडरलाइन का पता हो। इनफैक्ट अगर आप यही स्ट्रेटेजी अगर बैंक निफ्टी में 1:2 बना के जाइए, मुझे लगता है थीटा ही आपके फेवर में इतना आ जाएगा कि अगर मंडे को मार्केट वहां रहेगा तो भी आपको प्रॉफिट आ जाएगा। दिक्कत क्या होती है, जब अगर आप 1:2 स्प्रेड बनाते हो और आपको एडजस्टमेंट नहीं आता है तब प्रॉब्लम होती है। इसको फिर आपको बैक स्प्रेड बनाना पड़ता है, फिर उसको वहीं रख के आप अगले मंथ का बाय करके कैलेंडर बना सकते हो, काफी सारे एडजस्टमेंट होता है। तो देखिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी तो पहले तो खेलने वाली चीज है ही नहीं। तो आपका जो राजकुमार वाला डायलॉग है परफेक्ट है कि बैंक निफ्टी खेलने की चीज ही नहीं है, ये बहुत ही हाई वॉलेटाइल सिंगल स्टॉक फ्यूचर ही है मेरे हिसाब से। तो
ठीक बात है। आइए इस बीच कुणाल जी और राकेश जी आपको देने वाले हैं एक बेहतरीन पिक ऑफ द डे। कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले बता दें दो खास बातें। एक तो बस 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला होगी। काफ़ी लोग तो अभी से ट्विटर पर कह रहे हैं कि ये तो 2 बजे से ही शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है। 3:30 बजे नहीं, आप जो लोग कर रहे हैं वो बड़ा मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप बाकी तो मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको मज़ा दे पाए, अनलेस कि आपने थोड़ा बहुत शॉर्ट किया हो, लेकिन हाँ मज़ा आना चाहिए शो में और आपको शो देखने में। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हम अगले हफ्ते आपके लिए लेकर आने एक बेहद स्पेशल शो, ऑपरेशन हफ्ता वसूली। ये शो हमने किया था लॉकडाउन में। काफ़ी लोगों को जो डिजिटल ऐप कंपनियों से, मोबाइल ऐप कंपनियों से जिन लोगों ने पैसे उधार लिए, इन कंपनियों ने काफ़ी परेशान किया उनसे पैसे वसूलने के लिए, जबकि सरकार ने क्लियर कट कहा है बैंकों को कि मॉरेटोरियम दीजिए, इस वक्त लोगों की कमाइयाँ नहीं है, सब कुछ बंद है। मॉरेटोरियम देने की भी बात कही थी, उसके बावजूद उनके संबंधियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को परेशान करना, पैसे मांगना, गाली गलौज करना, ये बहुत सारी चीज़ें हुई। उस पर हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया था, बड़ा सक्सेसफुल रहा। आरबीआई ने बहुत अच्छे एक्शन भी लिए, लेकिन उन एक्शन लेने के बाद भी अभी भी समस्याएं खत्म नहीं हुई है। काफ़ी ऐसे दर्शक हैं जो लगातार हमें कह रहे हैं कि दिक्कतें हो रही है, तो उस पर आपके लिए पार्ट 2 आ रहा है, ऑपरेशन हफ्ता वसूली। बहुत जल्द अगले हफ्ते आपके सामने ये होगा, ये शो मिस मत करिएगा। बहुत आंखें खोल देने वाला शो होगा। लेकिन एक स्टॉक जो आपके लिए आंखें खोल देने वाला होता है वो होता है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, जो एडवांस में करते हैं काम। सोमवार का काम आज ही कुणाल जी और राकेश जी ने कर दिया है पिक ऑफ द डे के साथ। तो आइए बिगुल पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, वागले जी, विश्वेश जी सब रिलायंस पे तो बाय कॉल दे चुके हैं। अब इंडेक्स हैवीवेट हिंदुस्तान यूनिलीवर पर हमारी खरीदारी की राय है। मच अवेटेड ब्रेकआउट है, काफी दिनों से नजर थी, और जिस तरीके का ब्रेकआउट है अनिल जी, डू नॉट मिस ब्रेकआउट है। जरूर कोई इंग्लिश पैटर्न बना होगा जिसको कुणाल जी हाईलाइट करेंगे। इन ब्रीफ ये कहना चाहूंगा, आगे पीछे जितनी भी हमारी कॉलें खराब निकली हैं उन सबके नुकसान की भरपाई लीवर करने का दमखम रखता है। मिनिमम 60 रुपीज का अपमूव यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 60 रुपए बढ़ने के बाद हमारी जिम्मेवारी खत्म होगी। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो ये निफ्टी का दूसरा स्तंभ है, एक रिलायंस है और दूसरा एचयूएल है, जिसके भरोसे निफ्टी चल रहा है। तो अब एचयूएल में बड़ी तेजी बन रही है। जो पैटर्न बना है इसका नाम अनिल जी बुलिश स्कैलॉप पैटर्न है, और ये पैटर्न देखिए अनिल जी काफी रेयर होता है। स्कैलॉप एक तरह का सी एनिमल होता है अनिल जी, और ये इसी शेप का पैटर्न यहाँ पर एचयूएल में बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही दमदार ब्रेकआउट है, बाय करके चले एचयूएल को। 2185 2185 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 2290 रुपए का है, 2290 का, और जैसे राकेश जी ने कहा 2290 आ जाए तो हमारा दायित्व समाप्त हो जाएगा। 2290 पहला टारगेट और 2325 इवेंचुअल टारगेट है। तो एचयूएल में बड़ी तेजी बन रही है, बाय करके चले पिक ऑफ द डे। एचयूएल, इस पर आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है पिक ऑफ द डे के तौर पर, और हम देख भी रहे हैं कि जबरदस्त एक्शन बन रहा है। एक और स्पेस जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, जिस तरह से एक्शन काफी दिनों से बन रहा है, वो है पूरा का पूरा कॉपर यूनिवर्स। वहां पर हमने देखा है कि अच्छी तेजी आती हुई दिखी है, और पिछले 1-1.5 महीने से तो भरपूर एक्शन है यहाँ पर। क्या है वजह इस तेजी की, और कॉपर में अगर खरीदारी हो रही है तो इससे फिर आगे क्या संकेत लेने चाहिए, जिस तरह इकोनॉमी का सवाल है। इस पर कुछ रिसर्च करी है आशीष चतुर्वेदी ने। आशीष बताइए, रिसर्च क्या बता रही है? एक तो बताइए कि क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है और इससे फिर क्या समझना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले जो ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं दीपांशु से समझते हैं। कॉपर जो है कमोडिटीज में अगर आप देखें तो बहुत अहमियत रखता है। इसके कारण ये है कि इसे लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। अर्थव्यवस्था में कोई भी बदलाव होता है तो उसमें जो कॉपर की कीमतें हैं इससे लीडिंग इंडिकेटर मानी जाती है। अगर कॉपर की कीमतों में बढ़त होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में पिकअप देखने को मिल रहा है, सुधार देखने को मिल रहा है, एंड वाइस वर्सा। अब जैसा कि आपने बताया कि कीमतों में अगर आप देखें तो 1 से 1.5 महीने में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। अगर आप मार्च के निचले स्तरों से देखें, ऑलमोस्ट 37% का एक वर्टिकल स्पाइक देखने को मिला है, वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। अब दरअसल अगर आप देखें, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कॉपर जो है लीडिंग इंडिकेटर है और इसे डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है। इसके पीछे 2 कारण है। पहला, ये एक तो इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज,
और दूसरा ये कि ये जो अर्थव्यवस्था की जो पल्स है वो आपको इंडिकेट करके बताता है। इसके पीछे का कारण ये है कि आप इस मेटल की खासियत देखिए, ये इतना वाइडली यूज्ड है कि आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में, हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन और ढेर सारे इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ से अगर मांग में सुधार होता है तो ये समझ लीजिए कि ब्रॉड जो आपकी इकोनॉमी है वहाँ पर रिवाइवल देखने को मिल सकता है। अब कीमतों पर आते हैं तो कीमतें जो है अब प्री कोविड स्तर से कहीं ज्यादा ऊपर आ चुकी हैं। निचले स्तर से करीब 37% का उछाल देखने को मिला है। और अच्छी बात यह है कि लंदन मेटल एक्सचेंज में अगर आप देखें तो जो डिलीवरी है, इन्वेंट्री है, वो 8,525 मिलियन टन घटी है। यानी वहां पर इन्वेंट्री रिडक्शन हो रही है, मांग में काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। कीमतों में 37% का उछाल है, जिससे जो विशेषज्ञ वो यही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है इसमें रिवाइवल देखा जा रहा है। तो ये है आपके लिए पूरी रिसर्च। इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत कॉपर की कीमतों में तेज उछाल से आते हुए दिख रहे हैं। वसीम साहब तैयार है, लेकिन उससे जस्ट पहले कर्नाटक बैंक के नतीजे आ चुके हैं। एक बार जल्दी से आपके सामने नतीजे रख दिए जाएं, उसके बाद मैं वसीम साहब से बात करूंगा। 5% की तेजी कर्नाटक बैंक में दिख रही है। कुणाल जी, आपको पता ही कि आपको करना क्या है। 196 करोड़ रुपए, ये है मुनाफे का आंकड़ा कर्नाटक बैंक का आपके सामने। पहला आंकड़ा मुनाफे का आया है, लेकिन बैंकों के नतीजों में आपको बहुत कुछ देखना होता है। लोन ग्रोथ कैसी रही है, ग्रोस नेट एनपीए कैसे रहे, प्रोविजनिंग कैसी रही, स्लिपेजेस कैसे हैं, ये सारे आंकड़े धीमे धीमे आएंगे। लेकिन उससे पहले चार्ट्स आपके सामने तैयार हैं। ग्रोस एनपीए का आंकड़ा 4.64%, 4.5% के आसपास ग्रोस एनपीए आए हैं। कुणाल जी बताइए चार्ट्स। अनिल जी देखिए, चार्ट पर एक ब्रेकआउट आते हुए अनिल जी दिखाई पड़ रहा है। 46 रुपए की एक रेजिस्टेंस थी। बहुत महीनों से हम देख रहे हैं 46 रुपए के लेवल से स्टॉक जूझ रहा था। पहले भी चर्चा हमने इसकी की है। 46 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है कि स्टॉक को 50 के पार ले जाएगा। तो मेरी राय में बाय करके चलना चाहिए। 46 का एक स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे ट्रेड नहीं है, पोजिशनल ट्रेड सुझा रहा हूं। 46 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर पहला टारगेट 50 रुपए का, दूसरा 52 का होगा। तो मुझे लगता है 50-52 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। केटीके बैंक बाय करके चलना चाहिए। ओके, 50 से 52 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी। केटीके बैंक, कटाकट बैंक, कर्नाटक बैंक खटाखट भागेगा, ये मानना है कुणाल जी का। रिजल्ट्स हैं बेहतरीन। अब तक तो जो रिजल्ट सामने आए वो ठीक है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, विस्तार में हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले वसीम साहब है तैयार। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, मिलवाते हैं उनसे जल्दी से। बिगुल के बाद BTSTT के कॉल्स आएंगे वसीम साहब के लिए। वसीम के हसीन शेयर बिगुल। जी वसीम साहब बताएं सर। सर तो 3 कॉल हैं। आपने देखा DLF बढ़ गया, आपका डाबर बढ़ गया, सन फार्मा, तो क्वालिटी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ का बाजार है। तो आज मैं एक बाय दूंगा और 2 सेल सर, क्योंकि हेज करके चलना है अगले हफ्ते के लिए। तो आप कहें तो मैं तीनों कॉल दूं BTST की। परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया। ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि हेजिंग भी हो जाएगी और दोनों तरह के कॉल्स। बताएं सर। सर तो बाय में है BPCL, 376 से 76.5 का भाव है, 370 का स्टॉप लॉस, इसमें 395 to 400 का टारगेट। ओके, ये बाय कॉल हो गया आपका एकमात्र BPCL। 373 374 की रेंज में खरीदिए। 370 का स्टॉप लॉस, 395 400 रुपए के टारगेट के लिए BPCL में करनी है खरीदारी। अब दोनों शॉर्ट कॉल बता दें सर। सर पहला बजाज फाइनेंस है, 3325 है, 3375 का स्टॉप लॉस और 3000 का टारगेट एग्रेसिव है, बिकॉज आई थिंक इसमें बहुत फ्रॉथ है। दिस स्टॉक कैन फॉल शार्पली। तो 3000 का टारगेट होएगा। दूसरा बजाज फिनसर्व है, उसकी पेरेंट दूसरी कंपनी, 6525 में सेल करी है, 6620 का स्टॉप लॉस, इसमें अगेन 6100 का टारगेट। ओके, तो बजाज फाइनेंस 3325 के आसपास शॉर्ट करना है आपको। 3375 का स्टॉप लॉस है। 3000 तक के 10% तक के टारगेट नीचे के दिख रहे हैं। बजाज फिनसर्व 6525 में आपको शॉर्ट करना है। 6620 100 रुपए ऊपर स्टॉप लॉस है। 6100 तक के टारगेट, यहाँ पे 400 रुपए के आसपास की कमजोरी और हो सकती है। शुक्रिया वसीम साहब। सोमवार को सुबह आपसे होगी मुलाकात। इस वक्त आप थोड़े सावधानी के साथ ट्रेड करें, मुनाफा लेते रहें। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, फिर उसके बाद 15 तारीख के बाद सब कुछ ठीक, ये कहना है वसीम साहब का। तो अपने अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए पोजीशन अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड करें, चाहे आपकी तेजी हो या मंदी के, या फिर बैलेंस बनाकर चलें। और इससे ज़्यादा बैलेंस बनाना तो तैयार हैं आपके लिए विश्वेश जी अपने बेहतरीन कॉल के साथ। तो बजाइए बिगुल विश्वेश जी के लिए BTSTT का।
और जैसा कि आपको पता है पिछले 3 महीनों से जब से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, एकदम सही वक्त पर विश्वेश जी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मैं कई बार पूछ चुका हूं कि भाई जाके थोड़ा आप तंत्र मंत्र पूजा पाठ करवा लो, अपने कनेक्शन चेक करवा लो, बिल भी टाइम से भरा करो, लेकिन उसके बावजूद विश्वेश जी डिस्कनेक्ट होते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में फिर से विश्वेश जी होंगे कनेक्ट, तब हम उनके पास पहुंचेंगे और हम उनको पूछेंगे भाई कि कौन सी कॉल वो देना चाहते हैं। लेकिन तब तक आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस कर लिया जाए आज आपके लिए। हाँ, पहले मैं सोच रहा हूँ कि सुमित जी, ओह क्या बात है, सुमित जी तैयार है अपने सैटेलाइट के साथ, तो बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित जी रेंज बता दीजिएगा, टाइम बताए ना बताए चलेगा, रेंज बता दीजिए किस भाव से किस भाव में खरीदना है, और उसके बाद बताइए स्टॉक। जी अनिल जी, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 303 रुपए, 1-1.5% ऊपर तक बिंदास बाय करना है। और इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स डेज लो पे है और मैं इसमें बाय का व्यू ले रहा हूँ, तो ये कॉन्ट्रा कॉल है। सेक्टर है गैस सेक्टर, स्टॉक का नाम है गुजरात गैस। गुजरात गैस में ब्रेकआउट है, 5 दिन के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है। कल का हाई ब्रेक हुआ है और वॉल्यूम्स, क्लास वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। 10 लाख शेयर्स के करीब का वॉल्यूम हो चुका है। 306 307 का भाव है अभी, बाय करें। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, ऊपर में पहला टारगेट 320, दूसरा टारगेट 330। नेक्स्ट वीक के लिए इस स्टॉक को कैरी करके लेके जाए। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 290 का, 290 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस बनाए 320 330 के टारगेट के लिए। परफेक्ट, 303 से 308 रुपए की रेंज में धीमे धीमे अक्यूमुलेट करें, 290 का लगाएगा स्टॉप लॉस 320 और 330 के टारगेट के लिए मंडे के लिए आपको अगले हफ्ते के लिए करनी है खरीदारी। विश्वेश जी ऑडियो चेक वीडियो चेक दे दीजिए आपका, क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं, और मैं भी आपको देखना और सुनना चाहता हूं, जरा टीवी स्क्रीन पे आइए। जी बिल्कुल सर। ये ऐसा विश्वेश जी ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं आपके पास आता हूँ पूछने के लिए आपकी पिक और आप गायब हो जाते हैं, मतलब ऐसा बोल के कि मुझे पिक देनी है, गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? सर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ओके कोई बात नहीं, आइए विश्वेश जी के लिए एक बार फिर से बिगुल बजाइए BTST कॉल का, और उसके बाद उनसे लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक। बताएं सर। माफी चाहता हूँ सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए जिस हिसाब से आज लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, वो सारे स्टॉक जो ऑलरेडी गिरे हुए थे उसमें एक मोमेंटम दिख रहा हूँ। तो एक स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम स्टॉक में आज लोअर लेवल पे 205 पे बॉटम बना है। और अनिल जी सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, लास्ट 4 वीक का कंसेक्यूटिव लोज आप देखेंगे तो 205 है, तो 205 पे मल्टीपल बॉटम्स है। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से 205 से रिवर्स होके आज ऊपर आ रहा है और 220 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड BTST के लिहाज से बहुत अच्छा है। 210 के आसपास में खरीदारी करिए। 208 का 2 ही रुपए का स्टॉप लॉस है, 210 के जितना नजदीक करेंगे उतना अच्छा है। 208 का ही स्टॉप लॉस रखना है आपको, और मुझे लगता है कि 220 225 दो लेवल देखने मिलने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम खरीदने की सलाह है। 208 रुपए का स्टॉप लॉस, 205 पे मल्टीपल सपोर्ट्स है जहां पे 4 वीक का लॉस है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में 220 तक की का उछाल आना चाहिए। 220 रुपए तक के टारगेट के लिए HPCL में करें खरीदारी। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस और बहुत ही बढ़िया टारगेट HPCL। अभी BPCL खरीदने की राय भसीन साहब ने दी थी। इसका मतलब ये कि तेल कंपनियों में फिर से बेहतरीन खरीदारी आने की संभावना बन रही। तो HPCL BPCL जो आपको पसंद आए वो खरीदिए। 6% HPCL का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 211.50 के आसपास लेना है। 208 का स्टॉप लॉस है। 220 के टारगेट के लिए आपको करनी है इसमें खरीदारी और तेजी। ये है राय HPCL पर इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से आती हुई। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में भी तेजी हो रही है। क्यों तेजी हो रही है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे भी, और वो बताने के लिए तैयार है देवांशी इस वक्त हमारे साथ। देवांशी बताइए क्या वजह है कि इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर तेज दौड़ लगा रहे हैं? बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए जिस तरह से आंकड़े आते हुए दिखे हैं आज, न्यू बिजनेस प्रीमियम यानी कि जो नई जो पॉलिसीज बिकती है उससे जो प्रीमियम्स आते हैं, इसके भी आंकड़े आते हुए दिखे हैं। और साथ ही जो ओवरऑल इंश्योरेंस के मंथली डेटा आते हुए दिख रहे हैं, उसमें ये फिलहाल पता चल रहा है कि जो सालाना आधार पर डेटा आता हुआ दिखा है उसमें
जो कमी आती हुई दिखी है या जो गिरावट देखने मिल रही है 10% की, वो गिरावट जरूर है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले महीने से, पिछले 4 महीने से, तो हम यही देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है अब धीरे धीरे थोड़ा सा रिकवर करता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि मार्च में जो न्यू बिजनेस प्रीमियम थे उसमें करीब 32% की गिरावट हमने देखी थी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था। साथ ही अप्रैल में 33% की गिरावट देखी है। मई की अगर बात करें तो 25% की गिरावट थी। ये सारी कंपनीज का मिलाकर डेटा है, लेकिन अगर जून की बात करें तो 10% की ही गिरावट हमने सालाना दर पर देखी है। मंथ ऑन मंथ अगर आप कंपेयर करते तो 110% तक की बढ़त देखने मिली है। तो हम देख रहे हैं कि अगर महीने देखें तो यहाँ पे रिकवरी जरूर आती हुई दिख रही है, थोड़े से ग्रीन शूट्स आ रहे हैं। जिस तरह से अनलॉकिंग शुरू होती हुई दिख रही है तो कई सिटीज में ऐसे दिख रहा है कि जो इनके बिजनेस है इंश्योरेंस कंपनीज के, वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस महीने अगर देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को छोड़कर बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। साथ ही जो प्रोटेक्शन कारोबार है इनका काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो गिरावट आई है वो यूलिप कारोबार से आती हुई दिख रही है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो नई पॉलिसीज है, एवरेज टिकट साइज है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, लेकिन वो केवल यूलिप कारोबार से होता हुआ दिख रहा है। मैक्स लाइफ और बिरला सन लाइफ ये 2 कंपनीज है जिनके आंकड़े बहुत अच्छे आते हुए दिखे। इनकी नए बिजनेस ग्रोथ में भी अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। मैं आपको बता दूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अगर हम बात करें तो जून में इनकी जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें करीब 37% तक की गिरावट देखने मिली है। एचडीएफसी लाइफ में केवल 1% की गिरावट हमने देखी है सालाना आधार पर। एसबीआई लाइफ में 15% की बढ़त है। मैक्स लाइफ में 17% तक की बढ़त देखने मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात ये भी सामने आ रही है कि एलआईसी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो एलआईसी की जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें इस बार करीब 13% तक की कमी आती हुई दिख रही है। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनकी बिजनेस में काफी अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। प्राइवेट प्लेयर्स के बिजनेस में आपने काफी अच्छी रिकवरी देखी। हालांकि आईसीआईसीआई प्रू के लिए थोड़ी चिंता है, इसलिए आपने देखा है कि आज आईसीआईसीआई प्रू ने पार्टिसिपेट नहीं किया है जो इंश्योरेंस स्टॉक्स में मूव आए हैं। एसबीआई लाइफ में तो हम वैसे भी देख रहे हैं कि लगातार अच्छी तेजी रही है। आईसीआईसीआई प्रू आज 3-3.5% नीचे, पर एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर सुबह अच्छा एक्शन था, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई है। किरण जी, एचडीएफसी लाइफ की चार्ट कैसे लग रही है? आज सुबह 600 का स्तर छुआ था, बट वहां से फिर थोड़ी गिरावट भी हुई है। अभी भी चार्ट पैटर्न अच्छा है दीप, और जिस तरीके से हम एक रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, एक 600 का बैरियर है, ये एक बार क्रॉस कर ले तब इसमें वापस एक बार जान आती नजर आएगी। पहले से ये स्टॉक 500 से लेके 600 तक एक छलांग लगा चुका है। इधर से वापस एक्सपेक्ट करना कि इधर से और बढ़े तो वो पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा सा टाइम करेक्शन करेगा तो हेल्दी हो जाएगा ये स्टॉक। तो मेरा मानना है कि थोड़ा और कंसल्ट करने दीजिए। 570 एक अच्छा बेस है, अगर इन स्तरों पे मिलता है तो मुझे लगता है 750 और 600 ये रेंज ट्रेडिंग रेंज रहेगी अगले 1-1.5 हफ्ते के लिए, और 600 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट मिल जाएगा, पर पहले कंसल्टेशन होना चाहिए। ओके, पहले कंसोलिडेशन होना चाहिए, बट इवेंचुअली आप इस पर ब्रेकआउट आते हुए देखेंगे। तो नज़र रखिए। जहाँ तक इंश्योरेंस स्टॉक्स का सवाल है, वैसे भी काफ़ी एक्टिव तो रहते ही हैं ट्रेड में, और आप लगातार अच्छी मूव्स भी यहाँ पर आते हुए दिखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर अब फ्रेश बिकवाली का प्रेशर आते हुए दिख रहा है। डेज लो के करीब आपको चार्ट दिखेगी, और 3% की गिरावट के साथ 360 के नीचे स्लिप हुआ है आईसीआईसीआई बैंक। वागिया साहब, क्या चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक में? यहाँ से और वीकनेस देखते हैं? दीपांशु, अगर मार्केट गिरता है तो गिरेगा। आईसीआईसीआई बैंक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत बड़ा वाला करेक्शन मुझे नहीं लगता। 354, 355, 1 से 1.5% वाला मूव टाइप्स मिलेगा, वहां पर सपोर्ट आना चाहिए। 350 ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, 350 ब्रेक नहीं होना चाहिए, वहां पर आपको सपोर्ट आते हुए दिखेगा, बट वहां तक आप जरूर देख रहे हैं कि एक गिरावट आ रही है जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है। एक और स्टॉक जहां पर आपको आज नजर रखनी चाहिए, जिस तरह से गिरावट का प्रेशर और बनते हुए हमने देखा है, भारत फोर्ज। सुमित जी, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर और बना है आज के ट्रेड में। 3-3.5% की गिरावट है। वैसे तो अच्छी मूव है, क्या इसे मुनाफा वसूली देखें या फिर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखें? दीपांशु, भारत फोर्ज बोला ना आपने? जी सुमित जी। देखिए दीपांशु, भारत फोर्ज में सेलिंग देखने को मिल रहा है। ऊपरी लेवल पे भारत फोर्ज सस्टेन नहीं कर रहा है, और आज की जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो नेगेटिव साइड मूव शो कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है।
स्टॉक का ऊपर में 370 का रेजिस्टेंस है, जब तक 370 के ऊपर ये कन्विंसिंगली क्लोज नहीं देगा तब तक अभी एक बार के लिए फ्रेश बाय नहीं बनाना चाहिए। और नीचे में स्टॉक के अंदर 345 से लेकर 340 रुपए तक के लेवल भारत फोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल टाइमिंग लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करें, एक बार इसमें सेल साइड का व्यू बन रहा है। ओके, ये है भारत फोर्ज पर रहा है। आइए अब बता दें आपको उन शेयरों के बारे में जो बैन में हैं, बाहर निकल सकते हैं या अंदर आने की तैयारी में। मेरे ख्याल से 4 स्टॉक बैन में है, बैन से बेनिफिट। तैयार है आशीष हमारे साथ बताने के लिए। आशीष, 4 स्टॉक है ना बैन में, कोई बाहर आएगा? अनिल जी, चारों के चारों हो सकता है बाहर आ जाएं, क्योंकि आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बहुत ज्यादा घट गई है। ग्लेनमार्क, हाँ, चारों के चारों बाहर आ सकते हैं। अच्छा, क्या हो गया? सब लोग एकदम मतलब खाली करने के मूड में है? ये हो क्या एक साथ चारों स्टॉक बैन में से बाहर? अच्छा, कितनी कितनी घटी है पोजीशन बताओ? देखो अनिल जी, ग्लेनमार्क 83% हो चुकी हैं, तो 80% के नीचे चले गया तो हो सकता है बैन से बाहर निकल जाए। BHEL लगातार हम देख रहे हैं बैन में बना था, यहाँ पर 82% आ गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और सेल, यहाँ पर भी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो घटकर 81% आ गई है। यानी आप समझ लीजिए सिर्फ एक ग्लेनमार्क थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है अनिल जी, लेकिन बाकी की 3 की तो पूरी संभावना है ये बैन से निकल आएंगे। तो एंट्री तो किसी की होगी नहीं फिर? एंट्री की भी लंबी सूची है अनिल जी। हाँ, अच्छा, मुझे लगा कि जब इतने बाहर निकल रहे तो एंट्री तो क्या होगी? बताइए किसमें शॉर्ट्स बने हैं बताओ। PNB 113% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, निश्चित है कि ये बैन में आएगा। वोडाफोन आइडिया 107% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यहाँ पर भी पूरी संभावना है बैन में आने की। सेंचुरी टेक्सटाइल्स 103% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, ये भी बैन में आएगा। इक्विटास केवल एक दिन के लिए बाहर निकला था, आज देखिए फिर 100% आ गई मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, ये भी बैन में आएगा। एस्कॉर्ट्स बॉर्डर लाइन पे हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए। 95% है यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ओके, तो चलिए वजन बराबर बना रहेगा। 4 बाहर आ रहे हैं तो 4 जाने को भी तैयार है। PNB, वोडा आइडिया और सेंचुरी टेक्सटाइल 3 तो पक्का है, 4 पक्के हैं। इक्विटास भी। ये लो भाई साहब, क्या नाम है आपका? विश्वेश जी, आपका इक्विटास तो बैन में जा रहा है, तो अभी क्या करना है? इसकी पोजीशन रखनी है कि खाली कर देनी है? देखिए, मैंने देखा अभी मार्केट वाइड लिमिट ऑलमोस्ट 106% है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बैन में आ जाएगा। अब यही दिक्कत होती है इन सब स्टॉक के साथ में, क्योंकि लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है जिस हिसाब से बेसिंग आउट पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमने तो स्प्रेड बनाया, 1:1 स्प्रेड बनाया। हमारा मैक्सिमम रिस्क भी डिफाइंड है। मेरे हिसाब से कल के दिन में सब जैसे ही F&O में बैन में स्टॉक आता है, मेरे हिसाब से लिक्विडेशन होता है और कहीं ना कहीं स्टॉक्स चलने लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कई बार हमने ये भी देखा है कि कैश में जब बाइंग आती है तो भी स्टॉक चलता है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्विटास नजर रखिए, और इस बार वायदा कारोबार के एक्शन में दोनों तरह के मूवमेंट्स होंगे। जहां तक बैन में आने वाले स्टॉक्स और बाहर जाने वाले स्टॉक्स का सवाल है तो वहां पर नजर रखते हैं। पर आखिरी 10 मिनट है ट्रेड के, जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, बेहद वॉलेटाइल ग्लोबल क्यूज भी हैं सर इस समय। डाउ फ्यूचर्स फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई है, पर अभी भी आप 135 अंकों की गिरावट के साथ ही देखेंगे 25,500 के नीचे हैं इस समय डाउ फ्यूचर्स, पर थोड़ी सी रिकवरी हुई है। वहीं यूरोप के बाजारों ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। अब यूके के बाजार लगभग 0.5% ऊपर हैं। जर्मनी और फ्रांस में भी थोड़ी सी तेजी आती हुई दिख रही है, बट मिले जुले ग्लोबल क्यूज हैं, थोड़े म्यूटेड ही कहेंगे सर। दीप, मैं तो शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, बिना समय खाए हुए, बिना फुटेज खाए हुए, सिंपल कुछ नहीं करना है, न्यूट्रल होके जाना है। अगर आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी है, दोनों ही देखिए, निफ्टी तो कमज़ोर हुआ ही नहीं है बिल्कुल, कहीं भी किसी कहीं दूर दूर तक हुआ नहीं है, तो आपकी तेजी की पोजीशन है, होल्ड करिए, कैरी करके जाइए। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा नीचे बंद हो रहा है 22,500 के, लेकिन फिर भी सपोर्ट जोन में ही है, तो ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट करके जाएं। लॉन्ग करके जाने की हिम्मत है नहीं, वीकेंड पे कौन 150 पॉइंट डाउन नीचे विषय है। सोमवार को देखेंगे, सोमवार को देखी जाएगी। तो बैंक निफ्टी पर पोजीशन 0 है। निफ्टी अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो होल्ड करें। आपके लिए स्टॉप लॉस यहाँ से 100 पॉइंट नीचे 10,675, जब तक 10,675 नहीं टूटता निफ्टी में लॉन्ग बने रहे। बैंक निफ्टी में आप न्यूट्रल होकर चले जाइए, न लॉन्ग करें न शॉर्ट करें। सोमवार को देखी जाएगी, सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्रैटेजी है आपके लिए इस समय। कोई नई पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है, ना लॉन्ग करें ना शॉर्ट करें। देखेंगे मंडे को कैसा एक्शन रहेगा। चलिए नजर रखते हैं
आखिरी कुछ मिनटों में और कौन से स्टॉक्स पर आपको एक्शन आ रहा है? कैश स्टॉक्स में आज भरपूर एक्शन है। इंडेक्स स्टॉक्स में तो हम एक्शन देख ही रहे हैं, वायदा कारोबार में भी एक्शन है, बट कैश स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन आ रहा है। सुमित जी, बायोकॉन में हमने बढ़िया मूव्स देखे हैं, सिंजीन पर भी नजर डालिए। आज यहाँ पर भी एक स्पाइक आया था, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ, बट 2-2.5% की अच्छी गेंद सिंजीन में भी आती हुई दिख रही है और बायोकॉन की तरह ये भी नए हाई पर ही है। क्या ट्रेड दिख रहा है यहाँ पर? बाय का ही ट्रेड है दीपांशु। स्टॉक के अंदर लॉन्ग में बने रहे क्योंकि स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे और आज का वॉल्यूम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है स्टॉक के अंदर। आने वाले दिनों में सिंजीन में और भी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर में 470 से 480 रुपए तक का लेवल दिखा सकते हैं पोजिशनल ट्रेड में। जिन्होंने भी पोजिशंस बनाई है बना के रखे, होल्ड करें। ओके, जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई हैं वो होल्ड करके रखें। सिंजीन पर भी नजर रखें और बायोकॉन पर भी आप नजर रखें। दोनों ही स्टॉक्स में आपने आज बढ़िया एक्शन आते हुए देखा है। बॉम्बे बर्मा, इस पर अभी थोड़ी देर पहले कुणाल जी से राय दी थी, 10% की लगभग तेजी इसमें आती हुई दिख रही है, तो एक शानदार मूव आई है यहाँ पर। जहाँ तक बॉम्बे बर्मा का सवाल है, फर्स्ट सोर्स, इस पर वरिंदर जी ने कल आपको रिसर्च प्रेजेंट करी थी और साथ ही राकेश झुंझुनवाला ने यहाँ पर अपना स्टेक भी बढ़ाया है। गुजरात गैस और ग्रैन्यूल्स इंडिया, इन सभी स्टॉक्स पर इस हफ्ते हमने आपको राय भी दी थी, ओपिनियन भी दी थी, रिसर्च भी लेकर आए थे और देखिए यहाँ पर शानदार एक्शन आपको आते हुए दिखा है। साथ ही कुछ एग्री रिलेटेड स्टॉक्स जहां पर बढ़िया एक्शन आपको आते दिख रहा है। जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, वहां पर अच्छी मूव है। रैलिस इंडिया, यहां पर भी आपने अच्छी मूव आते हुए देखी है। कुणाल जी, रैलिस इंडिया, यहां पर कोई व्यू? जिस तरह से एक अच्छा स्पाइक पीआई इंडस्ट्रीज में आया है, यूपीएल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रैलिस इंडिया इस चार्ट पर क्या व्यू है सर? देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु। केवल एक परेशानी ये है कि 275 रुपए इसके लिए एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस है और इन्हीं स्तरों से टकराकर 2017-18 में भी ये स्टॉक नीचे आया था, बड़ी गिरावट आई थी, तो काफी स्टिफ और हिस्टोरिक रेजिस्टेंस के करीब अब ये रैलिस इंडिया ट्रेड कर रहा है। निचले स्तरों से बहुत ही शानदार रैली इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि नई खरीद करने के लिए काफी देर हो चुके हैं। इन स्तरों पर मेरी नई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है वो जरूर एक स्टॉप लॉस रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 260 के आसपास रखें, होल्ड करें। अगर ये स्टॉक 275 के लेवल्स को पार करने में सफल हो जाता है तब आपको इसमें जरूर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। ओके, नजर रखिए रैलिस इंडिया पर, एक तेजी यहां पर आपको आती हुई दिख सकती है। क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन आ रहा है। किरण जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बढ़िया स्पाइक यहां पर आज भी, वैसे ट्रेड अच्छा रहा है इस हफ्ते, अभी थोड़ी देर पहले एक और मूव आते हुए दिखा है, 635 के आसपास ऊपर जा रहा है। क्या करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ? लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि इधर से अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 620 का रहना चाहिए या 618 का रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते आपको टारगेट्स ऑफ अराउंड 658-59 ये पहला रहेगा और 675 दूसरा टारगेट रहेगा। अगले हफ्ते के लिए ये टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स नजर रखिए, आपने भरपूर एक्शन देखा है। ये हफ्ता ही काफी एक्टिव रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। यूनाइटेड ब्रूरीज में हमने एक्शन देखा था, रैडिको में भी मूव आ रही थी, तो नजर रखिए इन स्टॉक्स पर। आज कुछ आईटी स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन आया है और अब थोड़ी देर पहले माइंट्री पर खरीदारी के संकेत आए हैं। इस बीच आखिरी मिनटों में बड़ी तेजी से भागा है भाई स्टॉक, है 2% मजबूत होकर 638-639 के लेवल पर मैकडोवेल, खाली मैकडोवेल भागा है, यूबीएल भी भागा है। यूबीएल भी मैं एक बार जरा देख लूं तो पता चल जाएगा भाई कि अकेले इसी में तेजी है कि इसी में। किरण जी जरा मदद कीजिए, मैकडोवेल दौड़ लगाने की वजह तो अब बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ लेवल बता दीजिए सर। तो वजह तो बंसल जी होंगे। टारगेट्स के लिए मैंने थोड़ी देर पहले दीप ने पूछा था, तो मैंने कहा था 3675 के टारगेट्स आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस आपका 620-618 का रखना चाहिए। ओके, 620-618 के स्टॉप लॉस के लॉन्ग रहे इस वीकेंड पर मैकडोवेल पर। ये किरण जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। किरण जी ने जो कहा मैं आपके सामने रख रहा हूं दोहरा कर, लॉन्ग रहे मैकडोवेल पर, ऐसा किरण जी का कहना है। फिर आइए सोमवार को देखेंगे क्या कुछ होता है। लेकिन आइए, क्लोजिंग ठीक है, मतलब कहीं किसी हिसाब से बुरी नहीं। थोड़ा सा आप निफ्टी में जरूर मायूस हो सकते हैं, बैंक निफ्टी में मायूस हो सकते हैं, क्या है अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली। बाकी लेकिन निफ्टी विफ्टी में तो बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, कोई इशू नहीं है, कहीं कोई खराबी है नहीं। मतलब 10,775 क्या चाहिए और इससे बढ़िया क्या क्लोजिंग मिलेगी आपको। तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट क्लोजिंग के बेहद करीब है। हमें एक ही तो दिन हमें 10,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है।
10,813 और कल ये थी, परसों 10,705 था, 10,763, तो अच्छी क्लोजिंग है। कहीं कोई क्लोजिंग के लिहाज से हम खराब हुए नहीं। और बैंक निफ्टी पे भी 23,400 के आसपास की क्लोजिंग तो बुरी नहीं है किसी भी लिहाज से। बैंक निफ्टी पे भी 23,400 के आसपास की क्लोजिंग तो बुरी नहीं है किसी भी लिहाज से। तो ये आपके लिए क्लोजिंग के लेवल्स आते हैं। प्रोविजनल क्लोजिंग पहले मैं बता दूं आपको, 22,411 बैंक निफ्टी का लेवल है, 10,772 निफ्टी का लेवल है, 36,604 सेंसेक्स का लेवल है क्लोजिंग बेसिस पर।